के दरबार में आनंद के लुटे खजाने, ये जो संगीत है और आ, इस सत्संग है, इसके साथ ही हमने आज के दिन की शुरुआत करी है। और जब आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं तो आज विवेकानंद जी की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती। भारत के ऐसे पुत्र, ऐसे पिता के संतान, ऐसे माता के संतान और ऐसे गुरु के शिष्य विवेकानंद, जिन्होंने विश्व में वेद और वेदांत के साथ योग की महिमा का व्याख्यान किया, लोगों को इस ओर आकर्षित किया। और जब विवेकानंद की बात करते हैं तो एक स्वस्थ भारत और युवा भारत की हम बात करते हैं। और जब स्वस्थ और युवा भारत की बात करते हैं तो हम अपने भोजन की, स्वस्थ भोजन की बात करते हैं, शुद्ध भोजन की बात करते हैं, कैसे हम अपने भोजन को शुद्ध और स्वस्थ बनाए रखें। और जब स्वस्थ भोजन की बात होती है तब योगाहार की भी बात होती है। और योग और आहार पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम का आज 620वां दिन है। और आज हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर स्वराज जी। डॉक्टर स्वराज सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व कृषि निदेशक रह चुके हैं। और आपने पंतनगर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी। आपका एक संत प्रवृत्ति का व्यवहार होने के कारण आपसे कई युवा हर समय जुड़े रहते हैं। चाहे सरकारी अधिकारी हो या प्राइवेट क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हो, आप उनका मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन आप थोड़ा अपना आध्यात्मिक प्रकृति के भी व्यक्ति साथ में ही हैं। और हमने ये सोचा कि कौन कौन व्यक्ति आज के दिन पे हमारे साथ इस योगाहार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो इस क्रम में डॉक्टर विनय कुमार सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पूर्व निदेशक कृषि उत्तर प्रदेश ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आज के दिन आ सकते हैं। तो मैं इस योगाहार के मंच के माध्यम से आदरणीय स्वराज सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कृपया वो अपना माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें और आदरणीय आज की बात को आगे बढ़ाएं कि कैसा हो हमारा जो भारत, युवा भारत, कैसे आ, विश्व मुक्त अन्न और दृढ़ प्रतिज्ञ मन से युवा भारत आगे बढ़े। आदरणीय स्वराज सिंह जी। हाँ दिनेश जी, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर, आ रही है जी। हेलो। हाँ। हाँ दिनेश जी, आज के इस कार्यक्रम में युवा भारत के सभी जितने हमारे साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने बताया कि आज विवेकानंद जी की जयंती है, एक महान विभूति, और जो हमेशा भारतीय आकाश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चमकती रहेगी, उनके सादर चरणों में नमन करते हुए मैं युवा साथियों से अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगा जो हार के विषय में होंगी और उनके कैरेक्टर के विषय में और उनके बेसिकली पर जीवन में कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं और स्वस्थ जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे वो अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर जैसी भी आपकी चर्चा होगी, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं कंटिन्यू रखूं। जी, आपकी आवाज आ सबको रही मेरी है। आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हाँ। हाँ, मैं कृषि निदेशक, पूर्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश स्वराज सिंह। मैं ऑर्गेनिक खेती को पहले बहुत ज्यादा नहीं मानता था, क्योंकि पंतनगर में जैसा पढ़ाया गया हमारे मन में ऐसी लेयर लग जाती है। विवेकानंद जी ने हमेशा कहा है, जैसा आप सोचोगे ऐसा ही हो जाओगे। अब सोचने को तो बचपन से मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ था, खेती को अच्छी तरह जानता था, लेकिन पंतनगर में पढ़ने के बाद वहाँ वही यूरिया, डीएपी, पोटास और एनपीके, पेस्टिसाइड और यही सब पढ़ते रहे। तो जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं हमारे मन पर डिफरेंट तरह की लेयर लगती जाती है, जो कि युवा मन होता है। युवा मन को जैसा भी हम गाइड करेंगे, जैसी भी एनर्जी को जिस तरफ ले जाएंगे उसी तरफ एनर्जी मुड़ जाती है। हमेशा ध्यान रखें कि युवा शक्ति ही है जहां से हमें अपने को बनाना है। युवाओं से सबसे पहला मेरा अनुरोध आज इस जयंती के अवसर पर जी स्वामी विवेकानंद जी की आ को मैं रही नमन है करते हुए आपको सबसे कहता हूं सर। कि ये जिंदगी में ये कभी मत सोचना कि अभी क्या भगवान का भजन करेंगे, अभी अभी क्या ईश्वर को याद करेंगे, आ जब रही हमारा बुढ़ापे का समय है तब याद करें। है नहीं, आज जी। इसे अपनी शक्ति को, अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आज। आवाज आ रही है? हेलो। आपकी आवाज आ रही है आदरणीय जी। आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, आज ही अभी से इस युवा एनर्जी को ही हमको मोड़ देना है। उनका सबसे पहला था, जैसा हम सोचेंगे ऐसे ही बन जाएंगे। इसलिए हम जो हमारे मूल ग्रंथ थे, चाहे वो आहार के विषय में हो, चाहे वो योग के विषय में हो,
वो संभवतः नीचे दबा दिए गए, और आज इनका, जबकि इनका परिप्रेक्ष्य ये हमेशा हमेशा युगों युगों में काम आते रहेंगे। तो युवाओं से मेरा आज के इस अवसर पर ये सबसे पहला यही है कि सबसे पहले ये अनुरोध करना चाहूंगा कि अपनी इस एनर्जी को इस समय, इस यूथ अवस्था में जिधर मोड़ दोगे उधर ही चले जाओगे। विवेकानंद जी तो हमेशा ही यूथ रहे, उसके उन्होंने बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया था, लेकिन आज भी वो उस तरह चमक रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि यदि आप अपने जीवन की इस एनर्जी को अभी से अपनी हेल्थ के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जीवन में जो चाहेंगे वो पाएंगे। विवेकानंद जी के एक ही सेंटेंस को जो चाहेंगे वो पाएंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले आपका माइंड आता है, आपके विचार आते हैं। जैसे आपके विचार होंगे ऐसे ही आप बन जाओगे। व्हाट्स योर थॉट्स आर यू विल बी सेम। तो मेरा अनुरोध है कि अपने विचारों को पहले, सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र करें। पवित्र करने का मतलब है कि उसे पॉजिटिव सोचें। किताबों में पढ़ें, मॉडर्न साइंस की किताबों को पढ़ें जरूर, लेकिन उसको अपने ऊपर लेयर ना लगने दें माइंड पर। जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो युवाओं के लिए विवेकानंद जी ने कहा है, या और हमारे बहुत से वेदों में कहा गया, पुराणों में कहा गया, उनको बिल्कुल नकारे नहीं। हमारी संस्कृत भाषा में जो कहा गया उनको नकारे नहीं। वो जो आहार के विषय में भी यदि आप जाओगे तो हमारे आयुर्वेद में जो कहा गया है, जो हमारा ऑर्गेनिक खेती की जो आज हम बात करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो हजारों हजारों साल से ऑर्गेनिक खेती होती आई थी। इस पिछले 50 साल में ही ये जो मॉडर्न साइंस आई है, जो हमको पढ़ाया गया, युवाओं को जो पढ़ाया जा रहा, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, बट उसकी लेयर को परमानेंट मत होने देना कि वहां तक आए आप उसको फिर परावर्तित कर दे। जो आपको पढ़ लिया किताबों में वही फाइनल है, वो नहीं है। बल्कि फाइनल वो है जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, जो हमारे आयुर्वेद में लिखा गया है, जो हम मूल तक करते रहे थे। वो आज नहीं, वो लंबे समय तक चलता रहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि खेती के विषय में जब भी आप जाएं, यदि ऑर्गेनिक खेती नहीं करनी, यदि जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, ये भी से पहले कहा था, आपके मन को हमें सुदृढ़ रखना है, जैसा सोचेंगे ऐसा होंगे। फिर इसके लिए कहा गया है जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन। यदि हमारा खाना ही पवित्र नहीं है तो हमारे विचार भी पवित्र होने में दिक्कत करेंगे। यद्यपि मन खाने से ऊपर है, ध्यान रखना, सबसे पहले मन है। यदि मन आपका हमारा सही रहा तो हमारी सोच सही होगी। उसके लिए हम अपने खाने को पवित्र करेंगे। पवित्र करने के लिए आपको ऑर्गेनिक खाना करना ही होगा, खाना ही होगा। उसके लिए बेसिकली सबसे बड़ी जो गलती जहां हो रही है, जिसकी वजह से मॉडर्न मेडिकल साइंस तो बढ़ती जा रही है और खेती उसका कारण बनती जा रही है। क्योंकि खेती में वही आपके यूरिया डीएपी पोटास थे, एक सीमा तक चलो चल जाते थे थोड़ी मात्रा में, लेकिन जो मॉडर्न साइंस ने भी रिकमेंड किया था उसका भी केवल वो हिस्सा हम लोगों ने यूज किया जो हमें पैसा कमाने के लिए लगा। हमने मॉडर्न साइंस ने भी शुरू शुरू में देखा होगा, हमेशा कहा कि 10 टन गोबर की खाद, उसके बाद इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतने पोटास, ये हमने पढ़ना शुरू किया था। लेकिन आज हम उस स्थिति पर आ गए हैं कि ये सब पीछे छूट गया। गोबर की खाद को तो सब पीछे छोड़ आए हैं। इसलिए गाय, गोबर, भैंस सब बंद होती जा रही है धीरे धीरे, और हम सीधे यूरिया, डीएपी, पोटास और पेस्टिसाइड पर, और यहाँ तक कि अब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पर आ गए हैं। यदि आप कभी भी देखेंगे कि बॉडी हेल्दी तभी रहेगी यदि आपका हार्मोनल सिस्टम सही है। और हार्मोनल सिस्टम ये आज का मॉडर्न साइंस भी कहती है, आयुर्वेद भी कहता है, योगा भी कहता है, और आपका जो जितनी भी पैथी है दुनिया की 131 पैथियां लगभग, वो सभी कहते हैं कि मानव का जीवन तो उसके हार्मोन्स के अधीन है। और हार्मोन्स कहाँ से, हार्मोन्स की जो आप यदि देखोगे तो हार्मोन्स जो भी हैं आपके, वो आपकी ग्लैंड से शुरू होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल है, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, गोनाड है। खैर ये मैं बाद में आऊंगा। इससे पहले हम पहले अपने स्वस्थ भोजन पर आ जाएं। स्वस्थ आहार के लिए हमको ऑर्गेनिक खेती का, जिसमें कि गोबर की खाद पड़ी हुई हो। हेलो, जी हाँ, जी आदरणीय। जिसमें ऐसे ऐसे खेत का चयन करना होगा जिसमें हम गोबर की खाद, गौमूत्र से, गोबर की खाद से, आपकी गायों से, या ऑर्गेनिक मैटर से, किसी भी तरह से ऑर्गेनिक मैटर जरूरी है। ऑर्गेनिक मैटर नो डाउट बेस्ट तो आपके गाय गोमूत्र के का गोबर ये होता ही है। लेकिन इसके अलावा जो दो दाल वाली फसलें होती थी, जो दो दाल वाली फसलें जो नेचर से ही आपका नाइट्रोजन को लेकर जमीन में फिक्स करती है, और उनकी जो जड़ें होती हैं या उनके पत्ते होते हैं, उनका तना होता है, जो सड़ जाता है, वो भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है। एक ध्यान रहे हमेशा जीवन में, एक बात, छोटी सी एक बात मैं बताना चाहता हूँ जिसको हम लोग नहीं समझ पाते, कि जीवन में जो कुछ भी जिंदा है वो मरने के बाद यदि सड़ जाता है और वो खाद बन जाता है। ये है मूलतः खाद की पहचान। चाहे वो मेरा और आपका शरीर भी हो,
चाहे पेड़ पौधों का शरीर हो, चाहे कीट पतंगों का शरीर हो, चाहे गाय का गोबर हो, चाहे गोमूत्र हो, चाहे गाय का शरीर हो, जो भी चीज सड़ने के बाद खेत में यदि अच्छी तरह सड़ गई और खेत में चली गई, क्योंकि ये नेचर का चक्र है, ईश्वरीय व्यवस्था में ऐसा चक्र है कि जो भी चीज सड़ गई वो खाद बन जाती है, इसलिए उसकी व्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन जो आजकल हमने केमिकल विष विष ला ला के खेत में डाल दिए हैं, उसने सबको एक तरह से बीमार बनाने की तरफ हम वहां ले जा रहे हैं। थोड़ी मात्रा में तो हम लोग सहन कर पाते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि खेतों में दे खाद, दे पानी, दे यूरिया, दे पेस्टिसाइड, और कीड़े कीड़े बीमारी तो बढ़ते जा रहे हैं। और जमीन की ताकत, उर्वरा ताकत क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि जहां हम 10 क्विंटल पैदा करते थे, वहां यदि 20 क्विंटल पैदा करने लगे, 30 क्विंटल पैदा करने लगे, तो आपने जमीन को तो यूज किया ही ना, उसके सारे जो तत्व थे सारे उसमें से ले लिए। जब वो उसमें ऑर्गेनिकली नहीं रहे तो हमने यूरिया, डीएपी, पोटास के रूप में दिए। जब वहां जमीन में और खनन करते चले गए, हम पैदावार ज्यादा लेते चले गए, तो जमीन में तत्वों की कमी होती चली गई। और साथ में क्या है, अल्टीमेटली हम एग्रीकल्चर वाले भी अब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पर आ गए हैं। इतने ज्यादा स्प्रे करने लगे हैं कि जैसे हार्मोन तो एक ऐसी चीज है जो जीवन को बनाता है, इसी तरह से पैदावार तो बढ़ जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि कुछ लोग या बच्चे भी खा खा के मोटे हो जाते हैं, लेकिन जरा सा दौड़ते ही गिर जाते हैं। इसी तरह से हमने अपने अनाजों को, अपनी दालों को, अपने फलों को, अपनी सब्जियों को कर दिया है कि वो मोटे तो हो गए हैं, देखने में पैदावार तो ज्यादा है, लेकिन जब उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखते हैं तो वास्तव में लगातार घटती जा रही है। इसके लिए हमको कम से कम ये करना पड़ेगा कि अपने गाय को या गोबर को या ऑर्गेनिक मैटर को, जो भी जिस भी तरह से जो नेचुरल चीजें हैं, उनको किसी भी तरह से सड़ा के मॉडर्न साइंस का यूज करना चाहिए। मैं मॉडर्न साइंस के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन अपनी जो मूलतः साइंस है वो हमेशा सुपीरियर रहेगी। इसके लिए हमको योग भी अपनाना पड़ेगा, आहार भी अपनाना पड़ेगा, अपने को चिंतन करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले, जैसे मैंने बताया था, यदि आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले एक मूल मंत्र मैं आज देने जा रहा हूं, मेरे युवा साथी जो भी सुन रहे हो, कि बिना भूख के खाना नहीं खाना है। ये मूल मंत्र है। पेट में आग लगे बिना हमें कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, चाहे वो फ्री में मिल रहा हो और चाहे वो कितना भी आपको अमृत का प्याला भी अगर मिल रहा है, तो हमको नहीं खाना है। हमको अपने गर्दन से ना कहनी आनी चाहिए। और भूख भी ध्यान रहे, दूसरा सेंटेंस यहीं पर मैं साथ साथ बोल देता हूं, क्योंकि फिर युवा लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि भूख भी आपकी दो जगह होती है, एक पेट में होती है, एक मन में होती है। मन में तो वो भूख होती है जो देखा, आंखों ने देखा, अरे रसगुल्ला है, बहुत अच्छा लग रहा है, या नाक ने सुगंध दे दी, वह बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, तो जीभ में पानी आने लगता है, या कानों से सुना भाई इतना अच्छा खाना बना है। ये जो इंद्रियां हैं हमारी, ये कई बार हमारे मन को ये कह देती है अरे खा ले कोई बात नहीं, या फ्री का मिल रहा है। यहां अगर हेल्थ को सही रखना है तो सबसे पहला मूल मंत्र होगा कि बिना भूख के खाना नहीं है। दूसरे कि भूख को पहचानना है, भूख आपके मन में है या आपके पेट में है, जिसको मैं देसी भाषा में कह सकता हूं जब पेट में आग लगी हो तभी खाना चाहिए। दूसरी दो बात मैंने कही। तीसरी बात, आपका सुबह का खाना बहुत, सुबह का खाना यदि आपने शाम को पूरा खाना खाया है तो सुबह के खाने को जितना डिले हो सके उतना करिए। सुबह को बिना भूख के खाना, आयुर्वेद में लिखा है, हलाहल होता है। हलाहल मीन्स जहर होता है। यदि सुबह का नाश्ता आप बिना भूख के करते हैं तो आपके लिए जहर है वो। तो सुबह का कम से कम नाश्ता या खाना जो भी आप लेते हैं वो बिल्कुल अच्छी अच्छी भूख में खाना चाहिए। तीसरे, अब क्वालिटी की जब बात आती है, क्वालिटी की बात आती है तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो युवाओं के लिए हो रहा है वो ये है कि मार्केट में जो भी खाना है वो खा लेते हैं, जो भी दिखाई उनको दिया, भूख लगी है और वो खा लिया। सबसे ज्यादा खतरनाक इस समय मार्केट में जो खाना है उसमें आपका ऑयल है। जो ऑयल है, फैटी एसिड जिसे कहते हैं, तेल जिसे कहते हैं, घी जिसे कहते हैं, लिपिड जिसे कहते हैं, डिफरेंट नाम दे सकता हूँ डिफरेंट पोजीशन के हिसाब से। हमको ये देखना होगा, क्योंकि जितना भी बाजार में जो भी खाना आ रहा है वो ट्रांस फैट में बना हुआ या आपके रिफाइंड, जिसे आपको रिफाइंड ऑयल कहते हैं, रिफाइंड ऑयल में बना हुआ आ रहा है। चाहे कुछ भी ले, तो आपको अवॉइड करना है, चाहे घरों में भी अवॉइड करना है, जहां भी अवॉइड करना है। यदि आप मार्केट के खाने में उसे अवॉइड नहीं कर सकते तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है, आज 20 साल से लगा के 40 साल के बीच में भी हार्ट अटैक होने लगे। इसके दो ही मेन कारण है। एक तो आपका भोजन में जो फैटी एसिड है, जो फैट्स हैं, जो तेल है, जो घी है, वो आपका या तो ट्रांस फैट है, या स्टॉल फैट है, या ऑक्सीडाइज फैट है। यही तीन फैट है नुकसान करते हैं। मैं बता दूं कि हमारे आयुर्वेद में तो स्पष्ट लिखा गया था कि जो तेल हैं, जो घी हैं,
ये बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। और आजकल कहने लगे नहीं जी, इन्होंने पहले मॉडर्न साइंस रिसर्च कर रही है, जबकि आयुर्वेद ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ, ऑलरेडी एक जगह फिक्स है। मॉडर्न साइंस आयुर्वेद को बहुत बाद में समझ पाएगी कि किस सीमा तक आयुर्वेद की स्टडी है। आयुर्वेद तो ये कभी नहीं जानते, ये मॉडर्न साइंस वाले तो कौन सी चीज गर्म होती है कौन सी ठंडी होती है, इनके लिए तो केवल केमिकल है और केमिस्ट्री है। लेकिन हमारी आयुर्वेद में इस सबकी ऑलरेडी स्टडी हुई है। जितने हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे हैं उनमें जब देखोगे हर हर चीज में लिखा आता है कौन सी गर्म है कौन ठंडी है। लेकिन मैं पहले अभी घी तेल की बात कर रहा था, उसी पर आ जाऊं। हमको अपने घर का या बाजार का सरसों लेके, सरसों का तेल निकलवा के या मूंगफली का तेल निकलवा के या अपने घर का घी यूज करना चाहिए। नहीं तो जितना भी जो तेल बाजार में आ रहा है वो सब ट्रांसफैट में रिफाइंड क्या किया गया, रिफाइंड 200-300 डिग्री तक तेल को गर्म किया गया, उसमें हाइड्रोजन के एटम डाल दिया, हाइड्रोजन कर दिया गया। और वो उसकी जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी क्या होती है, जो 6-7-8 महीने बाद तेल सड़ने लगता है, वो खत्म करके वो 6 साल तक भी ना सड़े, व्यापारी को कोई नुकसान ना हो, खाने वाले को नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पता नहीं लगता, ये सोच के इसको हमने रिफाइंड कर दिया गया। पूरी दुनिया में चक्र चल रहा है जो रिफाइंड, और शब्द कितना अच्छा दिया गया, रिफाइंड और फाइन। हमारे युवाओं के दिमाग में आ गया कि रिफाइंड खाएंगे तो और अच्छा होगा, और फाइन कर दिया गया हमारे हार्ट के लिए अच्छा होगा। जबकि सच्चाई है रिफाइंड खाएंगे तो हार्ट अटैक जरूर होगा, यदि नहीं भी होता होगा तो भी होगा। और ये सारा का सारा जितना बाजार में आ रहा, सारा रिफाइंड में बना हुआ खाना हम खाते हैं। चाहे आप कुछ भी ले ले बाजार से, और चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का ले ले, वो ऐसे तेल में बनाया गया है, ऐसे घी में बनाया गया जो रिफाइंड है या वेजिटेबल ऑयल है। इन्होंने पहले रिफाइंड का वो समझिए शब्द तो दिया गया और फाइन हो गया आपके लिए। दिमाग में सबके यही आया, युवाओं के खासकर दिमाग में लेयर लगी कि भाई रिफाइंड है और फाइन कर दिया गया, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं है, मैंने कहा था 2-3 तरह के फैट नुकसान करते हैं। एक तो रिफाइंड को ट्रांस फैट भी कहते हैं। ट्रांस फैट मीन फैट के पार, ट्रांस जैसे ट्रांस गंगा बोलते हैं, ट्रांस यमुना बोलते हैं, गंगा के पार। तो ऐसे ट्रांस फैट नाम ही दिया गया, नाम इसका टेक्निकल नाम ट्रांस फैट, कि इसमें फैट वैट कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन फैट है, ये आपका घी तेल का काम नहीं करेगी। ये आपको ये भी बताया गया, और आपकी मार्केटिंग के लिए रिफाइन शब्द दे दिया गया, और फाइन हो गया है। दूसरा है ऑक्सीडाइज फैट। एक रिफाइंड फैट नुकसान करता है, ध्यान रहे। दूसरा ऑक्सीडाइज फैट। ऑक्सीडाइज फैट क्या होती है कि आपको समोसे हैं या कोई भी चीज बार बार तले जा रहे हैं, उसी उसी घी में उसी तेल में बार बार तले जा रहे हैं, तो जो तलते रहते हैं बार बार, वो ऑक्सीडाइज फैट है। ऑक्सीडाइज फैट हमेशा नुकसान करती है, आपकी बॉडी में जाके लिपिड के रूप में जम जाती है, और आपको, मैंने जैसे पहले बताया था कि आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस, आपके लिपिड प्रोफाइल की गड़बड़ होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तीसरा जो फैट है सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, वो है स्टाल फैट। स्टाल फैट क्या होता है, जो आप घर में जो फ्रिज आ गए हैं, पहले आयुर्वेद के समय में कोई फ्रिज नहीं था। आज की घर की गृहिणियां भी जो है, एक बार खाना बना देंगे, दोपहर का बना दिया, शाम को उसी को दोबारा से गर्म किया फिर दे दिया, कल को और बच गया फिर रख दिया, फिर उसको गर्म करके दे दिया। ये है आपका स्टाल फैट। आज आपको बड़ा खाना स्वादिष्ट बना था, कुछ लोग तो मीट भी खाते हैं, कुछ लोग सब्जीदार, आज बना था बस सुबह फिर खा लेंगे, उसको गर्म करके खा लेंगे, ये ऑक्सीडाइज, ये आपका स्टाल फैट है। ये तीनों फैट आपके बॉडी में नुकसानदायक हैं। इनसे बचने के लिए सबसे पहले तो आपके घर में रिफाइंड को उठा के फेंक दीजिए, कभी भी किसी भी रिफाइंड का यूज मत करिए। यदि करना है तो आपके देसी जो भी तेल है आपके, चाहे आपके सरसों का है, चाहे तिल का है, चाहे मूंगफली का है, चाहे आपका घी है, आप उनको यूज करेंगे। बाकी रिफाइंड के नाम पर कभी भी कुछ भी नहीं खाएंगे। यदि अपने को स्वस्थ रखना है, अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। और सबसे बड़ी कमी यही आ गई कि मार्केट में चाहे जो भी खाना आप लेंगे, चाहे जो भी प्रोडक्ट लेंगे, वो रिफाइंड में तला हुआ, रिफाइंड में बना हुआ यही फैट है। इसलिए आज ने कल देखा हुआ कि 40 साल से नीचे के बच्चे जो जिम में जा रहे हैं उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। पहले कभी 40 साल से पहले हार्ट अटैक नहीं होते थे, 40-50 साल 60 साल के बाद हार्ट अटैक का नंबर आता था। आज वो कहते हैं हम खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज तो करेंगे लेकिन इनटेक भी हमारा सही होना चाहिए। सबसे पहला मैंने नुकसान बताया फैट का। दूसरा नुकसान जो आपको आजकल हो रहा है, युवाओं में खासकर हो रहा है, दूसरा सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है कलर्स। जो मार्केट में कलर है, इडेबल कलर के नाम पर, कलर इडेबल नहीं है, जो नेचुरल कलर नहीं है, खाने वाले कलर नहीं है। आपके खाने की सुंदरता बढ़ाने के लिए आप उसको अच्छी तरह से परचेज करें, उसके लिए आपके नेचुरल कलर में डाल के सिंपल कलर डाल देते हैं। जैसे हल्दी की जगह पीला रंग लगा दो, या इवन दालों में सबको पीला रंग लग जाएगा आपकी अच्छी सुंदरता दिखाने के लिए, अरहर की दाल में ही, या सफेद रंग लगा देंगे आपकी उड़द की दाल में। ये कलर जो है, ये सबसे ज्यादा आपकी कंसंट्रेशन जो होती है माइंड की, बच्चों के माइंड की कंसंट्रेशन, पहला पेज पढ़ा वो भूल गए, अगला पेज पढ़ रहे हैं। ये छोटे बच्चों से लगा के बड़े बूढ़ों तक सबके अंदर है।
तो कलर दूसरा सबसे ज्यादा नुकसान है। अगर नेचुरल कलर हो, जैसे टमाटर में भी कलर होता है, आपके शिमला मिर्च में भी कलर होता है, पपीते में भी कलर होता है, फलों में जितने फल हैं सभी में कलर होता है, जो नेचुरल कलर है वो तो बहुत अच्छे होते हैं। बट जो इडिबल कलर के नाम पर, खाने योग्य कलर, रंगों के नाम पर जो खाने में रंग मिलाए दिए जा रहे हैं, वो बच्चों की या युवाओं की कंसंट्रेशन को बिल्कुल नहीं होने देते। वो देखेंगे कि उनका पहला 2-3 पेज पढ़े, क्या पढ़ा था वो भूल गए, और जो पढ़ रहे हैं केवल सामने है वही याद रहेगा। तो इन कलर से भी हमको बचना होगा, और उसके बचने के लिए आपको फिर वही बात आती है कि आपको नेचुरल फूड की तरफ जाना होगा। जितने प्रोसेस फूड हैं, जो जिस भी रूप में वो प्रोसेस कर दिया गया, उसको मार्केटिंग, लोगों ने आजकल पैसा कमाने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम पूरी दुनिया के बाजार में चल रहा है, मार्केटिंग कैसे करें। सबसे बड़ी मार्केटिंग है, हमको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे दिमाग में वो सारी चीजें भर दी गई जो उनको पैसा कमाने के लिए उनके योग्य हैं। जो आदरणीय, चाहे रामदेव जी हो, चाहे हमारे साधु संत हैं, चाहे जो भी बोलते हैं, बालकृष्ण जी भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, आप उनकी गहराई में जाइए और उनको यूज करिए। उसके पीछे एक साइंस और मैं अगली बार कहना चाहूंगा। पहले अभी मैंने 2 चीज बताई थी, एक तो आपको तेल को बहुत ध्यान रखना है, दूसरे आपको कलर्स है। बाकी जो पेस्टिसाइड भी आ रहे हैं अब इस समय, ये मैं बहुत ट्रू स्टोरी बता रहा हूं कि इस समय गन्ने का रस पी के भी कई लोग मर जा रहे हैं, जबकि गन्ने का रस तो बहुत सी बीमारियों के लिए, आपकी यूरिन ट्रैक की बहुत सी बीमारियों के लिए गन्ना गुड़ तो बहुत अच्छा होता था, क्योंकि इतने पेस्टिसाइड डाल दिए गए कि वो पैदावार तो आपकी 10 क्विंटल की जगह 50 क्विंटल होगी, लेकिन वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन से बढ़ाई गई है, वो पेस्टिसाइड से बढ़ाई गई है। जमीन में खाने के लिए ताकत नहीं, यूरिया डीएपी पोटाश डाला गया है। उसी को, जैसे आप राजस्थान में चले जाएं और आप कहीं पानी ना मिल रहा आपको और आपको खारा पानी मिलने लगे, तो आप अपने जीवन को बचाने के लिए खारा ही पानी पी जाएंगे ना। यही हाल पौधों का भी है। जब पौधे के पास अच्छा ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो यूरिया डीएपी पोटाश का जो घोल उसकी जड़ों के पास होता है, वो उसी को पी लेता है, उसी को मोटा तो हुआ जा रहा है, लेकिन क्वालिटी उसकी खत्म हो गई है। और इस तरफ हमारा ध्यान केवल भूख को मिटाने के लिए तरफ तो हमारा ध्यान है। भूख में तो मॉडर्न साइंस ने भी ये देखा है कि यदि आपके पेट में गुब्बारा डाल के बाहर से हवा भर दे तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। कुछ भी खा लेंगे तो भूख तो खत्म हो जाएगी। बट बॉडी को जो चीज की जरूरत है, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, आप युवा हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं कि आपको पढ़ाया भी जाता है, नो डाउट, उसको मैं मना नहीं करता हूँ, मॉडर्न साइंस को भी हम सलाम करना चाहिए, लेकिन अपनी मूल को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि जड़ छूट गई तो गलत होगा। आपको फैट भी सही सही चाहिए, प्रोटीन्स भी आपको सारी सही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी आपको चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, तो और वाटर भी आपका प्योर चाहिए। यदि ये आपका प्योर नहीं है, नो डाउट आपको नुकसान करेगा। लेकिन इसमें भी जो मैंने सबसे पहला मूल मंत्र बताया था कि बिना भूख के, बिना प्यास के, ऐसे नहीं कि प्यास है नहीं कि ज्यादा पानी अच्छा होता है, कोई कुछ ही कह रहा कि आप 4-4, 6-6, 8-8 गिलास पानी पिए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मूल तो ये है कि जब प्यास लगेगी, अगर आप स्वस्थ हैं, जब प्यास लगेगी तो पानी पीजिए, जब भूख लगेगी तो खाना खाइए। यदि आप प्यास लगी है और खाना खा लिया, या भूख लगी है पानी पी लिया, तो आप पेट के मरीज हो जाएंगे। एनी हाउ, पेट पहले आपका, मैंने बताया था, माइंड सबसे जरूरी है, माइंड को शांत रखना। उसके लिए आपको सुबह शाम, युवा जो हमारे विवेकानंद जी थे, वो युवाओं को यही कहते थे कि पहले अपनी शक्ति को पहचानो, और वो शक्ति आती है जब आपका मन शांत होता है। इंद्रियों के, मन के भी परे जब आप जाते हैं, एक और छठी इंद्रिय होती है इंट्यूशन, वो डेवलप होती है। इसलिए जो विवेकानंद जी कहते हैं उसको फॉलो करिए, और सुबह शाम कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा आप ईश्वर के ध्यान में, उस शक्ति के ध्यान में, उस परम पिता के ध्यान में, उस अल्टीमेट के ध्यान में, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उसके लिए 10-15 मिनट जरूर बैठिए। मन को अपने पावरफुल बनाइए। मन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इवन जो अकेला वाटर है, अकेला वाटर किसी बीमारी को ठीक कर सकता है यदि आप मूल ग्रंथ पढ़ोगे। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, लंघन परमोषधम, जो फास्टिंग है वो परम औषधि है। जब कुछ भी काम ना आए, कुछ भी काम ना आए, तो आप पानी पे चले जाए, लेकिन डरना नहीं चाहिए। अगर डर गए तो हार्मोन सीक्रेट होकर डर मार जाता है। डर के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। नहीं तो 20-21 दिन, 40-40, 50-50 दिन तक आपको लंघन करे हुए पूरा पढ़ोगे तो लंघन हो जाता है। जब आपकी नवरात्रि का टाइम आता है ना, उस समय, ऐसे नहीं किसी भी टाइम, ये भी ध्यान रखें कि किसी भी टाइम नहीं फास्टिंग करनी शुरू कर दें। 2-3 दिन की, 4 दिन की तो किसी टाइम कर सकते हैं, लेकिन जब भी लंबी फास्टिंग करनी होती है, जब 2 आपके समय मिलते हैं, जैसे नवरात्रि के समय होता है, 2 सीजन मिलते हैं, उस समय जब ना होती है, तब आप लंबी फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन फास्टिंग के समय आपको ध्यान रखना होगा कि आपको आराम करना होगा। ये नहीं आप फास्टिंग भी कर रहे हैं और दौड़े भी जा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ेगी शुरू में और आप लगेगा मैं तो बहुत काम कर सकता हूं।
यदि आप काम करने लगते हैं तो जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं मॉडर्न समय के खाए हुए जो भी हम खाते हैं उससे शरीर के अंदर बहुत से तो बाहर निकल जाते हैं, बहुत से आपके सेल्स में इकट्ठे हो जाते हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं तो और काम भी करते रहते हैं तो वो आपके ब्लड में आते हैं वापस निकल के, और ब्लड से जैसे माइंड में जाएंगे चक्कर खाए गिर जाएंगे, आपको ये लगेगा कि अरे मैं तो खाना नहीं खाया इसलिए चक्कर खाए गिर रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं है, नेचर ने तो फास्टिंग को बहुत ही ज्यादा जरूरी बताया है। इसलिए युवाओं से मेरा अनुरोध है, और कुछ अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये कहेंगे कि सर ने तो इतनी बातें बता दी कि हम ऐसा खाना कहाँ से लाएंगे, तो कम से कम एक काम तो कर सकते हो कि हफ्ते में सप्ताह में एक दिन फास्टिंग तो कर सकते हो। चाहे वो ईश्वर के नाम पे कर लो, चाहे अपने गुरु के नाम पे कर लो, चाहे आपको भगवान राम के नाम पे कर लो, भगवान शिव के नाम पे कर लो, बुधवार का कर लो, सोमवार का कर लो, मंगलवार का कर लो, जिस भी दिन कम से कम एक दिन अपने अंगों को, जो आपके वाइटल पार्ट्स हैं बॉडी के, यदि वो शांत रहेंगे, एक दिन शांत केवल गर्म पानी या गुनगुना पानी पीते रहेंगे, तो उस दिन जो अंदर एक हफ्ते के अंदर जो टॉक्सिन्स आपके आजकल के खाने के कारण इकट्ठे हो गए, वो सारे उस दिन आपके यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू, बाथरूम के थ्रू सारे निकल जाते हैं। और आपके जो वाइटल पार्ट है, चाहे लंग है, चाहे किडनी है, चाहे हार्ट है, इनको रेस्ट मिल जाता है। अगर इनको रेस्ट मिल जाता है एक हफ्ते के लिए, तो कम से कम अगले हफ्ते को ये अच्छा हो जाते हैं, काम कर आप अच्छी तरह से आपके सारे शरीर को अच्छी तरह चलने के लिए, ले चलने के लिए। तो मेरा अनुरोध है युवाओं से, मैंने पहले कहा था एक इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपको पहले फैट बताया था, फिर ऐसी ही प्रोटीन्स हैं, जो दालें हैं ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बट ध्यान रहे, कलर्ड जो मार्केट में कलर्ड आ रही है ना, जो आपकी सुंदरता बढ़ाई देती है, और आपको पैसे भी आप अच्छे दे आते हो वहां जाके, आपको अनप्रोसेस या अनकलर्ड जितनी दालें हैं, जो नेचुरल दालें हैं, वही लेनी चाहिए। तो ऐसे आपके प्रोटीन्स आपकी सारी दालों से मिल जाएगी। फैट के लिए आपको मैंने बताया, आपको और किसी भी तरह से रिफाइंड यूज नहीं करना है। एक तीसरे आपका जो साल्ट है, आपको बार बार बहकाया जा रहा है, बार बार बहकाया जा रहा है कि आयोडीन है भाई, इसमें बेचने के लिए, मार्केट करने के लिए आपके दिमाग पर कब्जा कर लिया गया है। उसमें क्या किया, आपको कहा कि हमारा आयोडाइज नमक है, इस नमक को घर से उठा के फेंक दीजिए यदि आपको युवाओं, यदि आपको स्वस्थ रखना है, रहना है। तो आयोडीन के नाम पे मॉडर्न साइंस ने कहा, उसकी मार्केटिंग की इन्होंने। अरे जहाँ घेंगा रोग होता हो, जहाँ आयोडीन की कमी होती है, वहां के लिए तो आयोडाइन नमक ठीक है, ये तो कोई भी आयोडाइन नमक खाता रहेगा। उसके लिए हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि सेंधा नमक, सेंधे नमक में 1 मिनरल नहीं और 30-35 मिनरल होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपकी बॉडी को जरूरत होते रहते हैं। वो आपको उससे भी हल्की मात्रा जो लेते रहोगे, वैसे तो नेचुरल रूप में जितना नमक आपको चाहिए, यदि नमक की बात करेंगे तो आपकी सब्जियों से, फलों से जितना मिलता है उतना काफी है। लेकिन उसके अलावा जो सेंधा नमक होता है, तो उसमें और भी बहुत से मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को जरूरत होते हैं। इसलिए घर से आपका जो ये टाटा का, या चाहे जिसका, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, जो भी आपको एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो नमक यूज करते हैं, उसको घर से बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए। आप अपने सेंधा नमक को, काले नमक को, उन्हीं नमक को यूज करिए जो आपके मूलतः शास्त्रों में बताए गए हैं। बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, अभी नमक के बारे में बताई, आपको तेल के बारे में बताई, आपको कलर्स के बारे में बताई। यदि आपको जो भी आपको मिल रहा है, जो एक तो ऑलरेडी खेत से पैदा हो रहा है, वही गड़बड़ हो रहा है। ऑर्गेनिक होना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल ऑर्गेनिक होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। इसके बाद जो ऑर्गेनिक तो मिल ही नहीं रहा है, आप जो यूज कर रहे हैं वो ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं है आप क्या इनटेक कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी कैसे स्वस्थ रहेगी? बॉडी स्वस्थ नहीं रहेगी तो मन भी आपका भटकने लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन बन नहीं पाएगी। योग में तो हमको ये बताया गया था, यदि आप मूलतः योग पे जाओगे, अपने आहार के, शरीर मन, आपके शरीर धारण करने का पर्पज क्या है? पर्पज है स्वस्थ जीवन जिए और ईश्वर को प्राप्त करें अल्टीमेटली। और उसको अगर प्राप्त करना है, उसको मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष तो मन का होता है। यदि मन ही आपका शांत नहीं रहा, मन ही आपका परेशान है, तो मोक्ष की बात तो बहुत दूर होगी। और वो युवा शक्ति को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आपके हार्मोन सबसे ज्यादा होते हैं। 20 से 25 साल तक नेचर ने तो आपको 35 साल तक जीने के लिए दिया है, क्योंकि उस समय आपके सारे हार्मोन्स बिल्कुल फिट काम करते हैं। 35 साल के बाद हार्मोन्स कम होने लगते हैं, आदमी बूढ़ा होने लगता है। वो उसके पीछे आपकी सोच, आपका खाना, उसके बाद तो आप ही को खुद अपने को स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ खाना भी होगा, स्वस्थ सोचना भी होगा, बाकी एक्सरसाइज भी अच्छी करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, जो मूलतः इंटेक है, जो आपके खाने का इंटेक है, वो तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। आपका घी तेल सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रोटीन्स पहले सब अच्छी होनी चाहिए, आपके कलर्स आपके नेचुरल होने चाहिए, आपकी आपका जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, यदि आप देखोगे ना बॉडी को, जब ध्यान से देखोगे तो इसके 5 सिस्टम है, वो बिल्कुल सही होने। एक्सक्रीशन, आपकी बॉडी से जो कुछ खाया वो ठीक से डाइजेस्ट होके आपके 24 घंटे के अंदर बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। उसके लिए कैसे? उसके लिए आपको 2 चीज ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो हम जेनेटिक कैरेक्टर क्या लेकर आए हैं,
जो वात पित्त कफ है ना, आयुर्वेद बोलता है आगे मॉडर्न साइंस में जो कह सकते हैं इसको वात पित्त कफ को कहीं हम लोग वे सब डिफरेंट शब्दों में कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिक एक्टिविटी, एनाबॉलिक एक्टिविटी कह सकते हैं। बट मूलतः जो वात पित्त कफ को समझने के लिए यह है कि आपको किसी भी दशा में इन तीनों चीजों का बैलेंस आपका यदि सही बना है तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। यदि एक भी चीज गड़बड़ाती है, यदि कफ आपका गड़बड़ाता, कफ की 10-12 बीमारी होती है। फास्टिंग से सबसे बढ़िया फायदा कफ को होता है। कफ कहाँ होगा? या तो आपके नाक से सांस लेने में दिक्कत आती रहेगी, जब खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता नहीं, या तो नाक में साइनस करने लगेगा, या आपके लंग्स में जाके आपको खांसी आने लगेगी, या पेट में इसकी सीट बन जाती है। खाना खा रहे हैं, हजम नहीं हो रहा, कब बन रहा है, तो ये तीन ही जगह सीट होती है। यदि आपके खाना खाने पित्त बन रहा है, खाना नहीं है, तो आपकी जो इंटेस्टाइन है वो गड़बड़ करने लगेगी। पित्त की सीट इंटेस्टाइन में होती है। और आपकी जो वात है, जब भी आपको खाना हजम नहीं होता है तो वात की सीट जो है कोलन में होती है। कोलन यदि आपका साफ नहीं होगा, वहां के बैक्टीरिया सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो यूजफुल बैक्टीरिया के बजाय वैसे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपकी गैस बने रहती है। गैस की तो 70-80 बीमारी है, पित्त की जो है 40-50 बीमारी है, कफ की आपकी 10-12 बीमारी है। तो मूलतः जो बीमारी का कारण है, जिसके कारण आप बीमार होते हो, यदि आपको कफ बन रहा है, एसिड बन रहा है, या गैस बन रही, इन तीनों में से कोई बीमारी नहीं, तो कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ लेगी, जिसका मूल कारण है खाने का डाइजेशन। खाने को आपने, आपके गैस्ट्रिक जूसेस तो 250 ग्राम खाने के लिए थे, आपने 300 ग्राम खा लिया, तो जो रेस्ट 50 ग्राम है, या तो हाफ डाइजेस्टेड रहेगा, या अनडाइजेस्टेड रहेगा, या सेमी डाइजेस्टेड हो जाएगा। वो या तो कफ बनाएगा, किसी को कफ बनाएगा, किसी को एसिड बनाएगा, किसी को गैस बनाएगा। यदि आपने जड़ को नहीं पकड़ा तो आप कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते। स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने खाने में जो चीजें होनी चाहिए, जो मैंने बताया, जो मॉडर्न साइंस भी कहता है कि उसमें सारी प्रोटीन 22 एमिनो एसिड है, वो किसी न किसी रूप में 10 से 12 एमिनो एसिड है। तो ऐसे एमिनो एसिड मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन की यूनिट है एमिनो एसिड। यदि 10-12 तो जो बाहर से आपको लेने ही होते हैं, बाकी ऐसे हैं 10 ऐसे हैं कि आपकी बॉडी अपने आप कन्वर्ट कर लेती है। ऐसे ही फैट है, एसेंशियल फैटी एसिड आपको जरूर लेना चाहिए, जैसे घी, तेल। एसेंशियल फैटी एसिड में क्या है, आपको मैं और थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि 3 फैट होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। जो मैंने ट्रांस फैट की बात की थी, ऑक्सीडाइज्ड फैट, साल फैट की बात की थी, उसमें यह देखा गया जो लिनोलेनिक फैटी एसिड है, जिसे ओमेगा 3 कहते हैं, यदि वो हम बॉडी में नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आपके बॉडी के फंक्शन गड़बड़ होंगे और आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। और लिनोलेनिक फैटी एसिड या ओमेगा 3 जिसका दूसरा नाम है, लिनोलेनिक भी जिसको कहते हैं टेक्निकली, उसको वो या तो अलसी के तेल में 40 से 50% होता है, या सरसों के तेल में जो कच्ची घानी का है उसमें 10 से 12% होता है। बाकी हम दिखाने के लिए आपको सूरजमुखी के तेल का एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे और हार्ट बना देंगे, लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट देंगे और कहेंगे सूरजमुखी का तेल खाओ, हार्ट अटैक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जब आप टेक्निकली जाओगे और किताबों में जाओगे तो आपको मिलेगा, यदि लिनोलेनिक फैटी एसिड ओमेगा 3 आपने नहीं लिया है, जो आपको या तो थोड़ा सा अखरोट में है, बाकी थोड़ा 10 से 12% आपका इसमें है, सरसों के तेल में है, 40 से 50% आपका अलसी के तेल में है। और यही ये आपको होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आपको ध्यान रहे, जैसे अलसी का तेल है, अलसी का तेल जब यूज करेंगे तो उसकी रेंसिटी तो 1 हफ्ते थे, 1 हफ्ते निकाला सड़ने लगता है, तो आप खा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप 1 चम्मच अलसी को, अगर आपको ओमेगा 3 की जरूरत है, 1 चम्मच अलसी को, बड़ा सस्ता सा मैं इलाज बता, 1 चम्मच अलसी ली, तवे पर जब रोटी बन रही है उसमें 1 चम्मच डाला, वो गर्म होगी, उसको कूट लिया, या तो उसको सब्जी में डाल लिया, या उसको आटे में डाल लिया, या ऐसे ही खा लिया, आपका डेली रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो ये आपको लेना, ये ओमेगा 3 लेना जरूरी है। ये कच्ची घानी का सरसों का तेल में यूज करोगे, बस तेल में ध्यान रखें कि तेल में दोबारा यूज नहीं करेंगे। तेल को, घी को दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन तेल को, चाहे वो हमारा कच्ची घानी का चाहे जैसा हो, यदि एक बार उसमें कोई चीज तल ली है, यानी बार बार फिर उसको छोंक लगाते रहते हैं, तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो नुकसान करेगा ही करेगा। तो जो फैट है ओमेगा 3 लेना आपको जरूरी है। ओमेगा 6 भी जरूरी है, ओमेगा 9 भी जरूरी है थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ओमेगा 3, जिसे लिनोलेनिक फैटी एसिड बोलते हैं। बाकी ओलिको लिनोलिक भी होते हैं, ये तीनों जरूरी है। लेकिन मॉडर्न साइंस ने पहले कहा कि हमको सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं खाने चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, आपका कोकोनट ऑयल नहीं खाना चाहिए, या वेजिटेबल ऑयल नहीं खाना चाहिए, जो जम जाते हैं। सैचुरेटेड उनको बोलते हैं जो रूम टेम्परेचर जम जाते हैं। जो रूम टेम्परेचर पर नहीं जमते वो अनसेचुरेटेड होते हैं। उनने कहा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड खाते रहो तो आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ। लेकिन नहीं, आजकल लेटेस्ट में तो अब ये चल रहा है कि 1-1 चम्मच जो आपका कोकोनट ऑयल है, गर्म पानी के साथ लोग बाहर पी जाते हैं। ये भी देखा गया। सैचुरेटेड भी जरूरी है, अनसेचुरेटेड जरूरी है। मॉडर्न साइंस तो रोज बदलती रहती है, लेकिन जो आयुर्वेद में कहा गया है वो कोई बदलता नहीं है, कि वो चेतना के उस स्तर पर जाकर ये ग्रंथ लिखे गए हैं जिस स्तर की चेतना अभी तक हमारी डेवलप भी नहीं हुई है।
वो आपकी छठी इंद्री पे जाके लिखे गए ग्रंथ है। उस मूल पे जाओगे तो वो बाद में अगर युवाओं तुम्हें रिसर्च भी करनी है तो अपने जितने आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, जितने हमारे मूल ग्रंथ लिखे हैं, उनकी एक एक लाइन में एक एक पीएचडी की थीसिस लिखी जा सकती है। जब आप वहां जाओगे तो मेरा अनुरोध है कि आप उनको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ये नहीं जो कुछ आपको पढ़ा दिया गया वही पढ़ रहे हैं। जो कुछ आपको, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, जो भी ये एजुकेशन सिस्टम में अभी बहुत कुछ आना बाकी है जो हमारे मूल ग्रंथों से आना है। हेल्थ के लिए भी उसमें सब कुछ लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया। तो आज तो ये कहने लगे कि आप ओमेगा 3 लीजिए, ओमेगा 3 लिनोलेनिक फैटी एसिड लीजिए, लेकिन ट्रांस वो भी रिफाइंड नहीं कर, किसी भी दशा में रिफाइंड नहीं लेना है। उनको कहाँ से लेना है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बताया कि सरसों के तेल में 10 से 12%, अलसी के तेल में, अलसी को क्योंकि ज्यादा दिन यूज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत जरूरी है कि अलसी को आपको जी या तो एक हफ्ते यूज करना आदरणीय। तो एक हफ्ते के अंदर यूज कर ले, और नहीं तो जी सिर्फ आदरणीय। ओगनी का मैंने आपको बताया। हाँ। हाँ, टाइम ज्यादा आदरणीय। तो नहीं हो रहा दिनेश? आ, मेरे मेरे पास आ, तो, मैं तो आपको 3-4 घंटे से बोलता जाऊंगा। जी, मुझे मुझे मालूम है, यदि कोई क्वेश्चन हो किसी के वही पूछ सकते बहुत हैं। बहुत सुंदर। जी जी, हेलो। बहुत सुंदर सर। हेलो। युवा किसानों के साथ यहाँ बहुत अनुभवी किसान भी हैं। तो कृपया कृपया ये भी हाँ, अनुभवी बताएं कि किसान। जैसे हाँ, अनुभवी किसान में आवाज थोड़ी वैसे कम आ रही है। आवाज, हाँ, हमारे आवाज। किसान ये पूरी कोशिश में है कि विषाक्तों का, पेस्टिसाइड का प्रयोग न करें और साथ में जो रसायनों का प्रयोग न करें। लेकिन लेकिन कैसे? जी जी आदरणीय, कि हम वैसे कैसे आपकी अपने आवाज थोड़ी कम आ रही। खेतों को और अपने अन्न को, हमारे किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई हैं, तो कैसे हम अपने खेतों को और अपने अन्न को विष मुक्त रख सकते हैं? तो हाँ दिनेश जी, मैंने आप क्वेश्चन सुन लिया, मेरे किसान भाई भी सुन रहे होंगे। और मेरे विचार से मैं दिने उसको जो आपने बताया, डॉक्टर जो जिसने आप, विनय ने आपको मेरा नाम दिया है, विनय को मैं बहुत आगे इसलिए रहा था टेक्निकली साउंड करने के लिए, क्योंकि हम जो पढ़ते रहते हैं ना वो ट्रूथ नहीं है। इसलिए विनय को ऑर्गेनिक में जो कीड़े बीमारी लगने के लिए मॉडर्न साइंस से कैसे रोके, वो मैंने उसको पूरे तरीके से, उसका लेक्चर मेरे विचार से आपने कराया होगा, नहीं तो कराना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि यदि आप समझदारी से चलना चाहते हैं, जब भी मैं बोलता था किसानों के बीच में, तो एक तो ये ध्यान रखें, देखो पैसे की सबको जरूरत है, और खेती को, ये खेती से बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। हमको ये गलत चीज पढ़ा दी गई कि 1 क्विंटल की जगह 2 क्विंटल पैदा करो, दुगने पैसे मिलेंगे। जब भी कोई चीज ज्यादा पैदा हो जाती है मार्केट में, उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। कभी देख लीजिए। लेकिन हमको ये देसी किसान के दिमाग पर कब्जा करने के लिए कि 10 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल पैदा करो तो 1,000 की जगह 2,000 रुपये मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये एग्रीकल्चर में लागू नहीं होता। जैसे कोई भी चीज इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, चाहे वो गेहूं हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे सब्जियां हो, जो भी मार्केट में ज्यादा आ जाएंगी उसका रेट हमेशा डाउन हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है ऐसे में, किसान भाई पहले तो ये ध्यान के, जो आपको अगर प्रैक्टिकल होना है तो कम से कम 1 एकड़ खेत को, या 1 एकड़ से, यदि आपके पास 1 ही एकड़ जमीन है तो उसमें जो आधा खेत है, कम से कम उसको ऐसा कर ले, उसको तो ऑर्गेनिक कर लें, उसको अपने खाने के लिए तो यूज कर लें। उसमें अपना जो गेहूं है, दाल है, चावल है, सब्जी है, जो भी करते हैं या गन्ना है, उस कम से कम उस 1 एकड़ में तो गोबर की खाद से, गाय के मूत्र से, या आपको क्रॉप रोटेशन बो के, या 2 दाल वाली फसलें लगा के, या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डाल के, उस खेत को तो कम से कम ऐसा कर लें जिसमें, जिसकी ताकत, खेत की जब ताकत बढ़ेगी तो कीड़े बीमारी भी एक तो कम आते हैं। हमेशा ध्यान रखना, यदि खाना सही मिलता है, स्वस्थ आदमी है, वो सही से सारे काम करता है, तो उसको बीमारियां हमेशा कम आती है। ये पौधों के साथ भी जो मूल मंत्र है, यदि खाना सही मिल गया पौधों को, उसकी सही से उस खेत में पड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर मिला है, सही से तत्व मिले हैं, तो उसमें कीड़े बीमारी ऑलरेडी कम आएंगे। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि जो चीज हमको स्वस्थ लगती है, हमको अच्छी लगती है, वो हमारे कीड़े बीमार कीड़ों को भी अच्छी लगती हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों से अनुरोध है कि यदि जो तरीके विनय के लेक्चर में दिए गए हैं, विनय को आप एक बार फिर लेक्चर करना, जो भी तरीके दिए गए हैं देसी तरीके, चाहे वो गोमूत्र से बनवाते हो, चाहे वो 10 पर्णी का छिड़काव करते हो, चाहे वो नीम के पत्तों से कंट्रोल करते हो, चाहे वो खली से कंट्रोल करते हो, चाहे जो पत्ते सड़ाते हैं आखे के, या जितने नीम के पत्ते होते हैं सड़ा के बनते हैं उनके स्प्रे करते हो, या तो उससे स्प्रे करिए। जब खेत में, जमीन में ताकत होती है, पौधा स्वस्थ होता है, तो बहुत ही हल्के से ये सिंपल पेस्टिसाइड, नेचुरल पेस्टिसाइड भी काम कर जाते हैं। लेकिन जब खेत में ही ताकत नहीं रही, खेती यूरिया, डीएपी, पोटास का और प्लांट प्लांट ग्रोथ हार्मोन का होगा, तो इतने की ज्यादा कीड़े बीमारी आने लगे कि उनको बिना मॉडर्न केमिकल के कंट्रोल करना भारी हो गया है। उसके मूल में जड़ यही है कि पौधे स्वस्थ ही नहीं है, केवल वो दिखाई देते हैं,
बाहर से दिखाई दे रहे हैं, उनको वो खाना नहीं मिला जो नहीं मिला। इसलिए मेरा अनुरोध अपने किसान भाइयों से, सबसे पहले यदि आपको क्योंकि आपकी सारी उम्र की कमाई, किसान की भी और यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे हैं उनकी भी कमाई, सारी मॉडर्न साइंस में आजकल डॉक्टरों के पास चली जाती है। आप 15 दिन हॉस्पिटल में रह के देखिए, जहां यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 15 दिन भी आपको रखना पड़ेगा, तो 3-3, 4-4 लाख के बिल आते हैं। और वो इसलिए आते हैं कि न तो हमारा खाना सही रहा, न हमारी हवा सही रही, न हमारा पानी सही रहा, न हमारी सोच सही रही, और न ही हम आपको खाने को ये सोचे ज्यादा खा लेंगे तो उससे उससे फायदा हो जाएगा। खाने से नहीं, कम खाने से भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि खाना कम ही खाने से स्वस्थ रहते हैं, ये भी देखा गया है। मैं आपको किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा, जो युवा साथी मेरे सुन रहे हैं इस अवसर पर, ये भी एक ट्रू स्टोरी है कि यदि हम अपने खाने में 40% की कटौती करते हैं, खासकर 30-35 साल के बाद, तो आपकी उम्र जो है लगभग लगभग 40% बढ़ जाती है। ये कभी मत माने जो हमारे दिमाग में लेयर लगा दी गई है कि जितने सांस है भगवान ने लिख दिए उतने आएंगे। यदि भगवान ने तो हम तो उसके बच्चे हैं, उसने आपको फ्री चॉइस दी है। आप सही खाएंगे, सही घूमेंगे, सही पानी पिएंगे, सही एक्सरसाइज करेंगे, सही सोचेंगे, सही प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलेंगे, तो आप 100 साल जिएंगे। नहीं तो नहीं, या तो 40 साल में युवा भी और वो भी सब खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति के साथ नहीं चल रहे हैं, प्रकृति के विरोध में चल रहे हैं, या उसके साथ हट करते हैं। हट नहीं करनी है, वो हमारी रक्षा के लिए है। इसलिए हम किसान भाइयों से भी मैं कहूंगा कि आपने देखा होगा कि आपके खेतों में पहले केंचुए होते थे। केंचुए के अलावा भी जमीन आपकी जिंदा है, मरी हुई जमीन नहीं है। हमने जो यूरिया डीएपी पोटा डाल के उसको समझ लिया ये तो मिनरल है, केवल मरी हुई है, ऐसा नहीं है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप देख सकते हो। जब कोई जानवर मरता है या कुत्ता ही मर गया, उसको जमीन में दिया आपने 2-3 फीट नीचे गाड़ दिया, और 15 दिन बाद देखा तो उसकी हड्डियां हड्डियां बची हैं, बाकी सारा मीट खत्म हो जाता है, वहां सारे बैक्टीरिया जो है वो सब खा जाते हैं। वो जमीन में बहुत से बैक्टीरिया भी है जो आपके ये केमिकल डालने से खत्म हो जाते हैं। आप अपने यहाँ करके देखिए, आप केंचुए के ऊपर यूरिया को पीस कर डाल कर देखिए, 5 मिनट के अंदर मर जाएगा। जो आपका दोस्त था, जितने भी ये केमिकल डालने से जमीन में जितने भी आपके बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा था, या आपके जैसे केंचुए जैसी चीजें थी, वो सारी खत्म होंगे जो आपके दोस्त थे। आपने खेतों से सारे चूहे भी खत्म हो गए, चलो चूहा तो एंटी था, सांप भी खत्म हो गए, केंचुए भी खत्म हो गए, तो उन बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या होगा, वो तो सारे खत्म हो चुके। कब तक ये यूरिया डीपी पोटास काम आता रहेगा? यदि आपको स्वस्थ रहना है तो ऑर्गेनिक खेती करनी ही होगी, और उसके लिए आपको गाय भैंसे पालनी ही होंगी, खासकर विशेष रूप से गाय गाय तो पालनी ही होगी। उसका गौमूत्र, उसका सड़ा हुआ खाद, उसके बचा हुआ चारा, जो कुछ भी है या जो भी हम खाते हैं। एक सबसे बड़ी कमी मॉडर्न साइंस में ये आ गई है कि सारे सब शहर में इकट्ठे हो गए। गाय गाय बैल भैंस तो कोई पालता नहीं है, वहां भी गाँव में पाउडर का दूध पीने लगे। जब आपका इंटेक ही सही नहीं होगा तो कैसे हम स्वस्थ रहेंगे? तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो किसान ही नहीं है जो 1-2 गाय अपने घर पर नहीं रखता है। किसान वही कहलाने का अधिकारी वही है जो अपने गाय भैंस रखेगा और उसी का दूध पिएगा। नहीं तो बाजार में दूध भी आप ज्यादा नहीं कहना चाहिए, 50-60% तो डुप्लीकेट ही करते क्या है। 1 किलो पाउडर लेंगे, 14 लीटर उसमें पानी मिला देंगे, थोड़ा सा यूरिया मिला देंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मिला देंगे, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप में घुमाया, वो 15-16 लीटर बन गया। एक किलो से 15-16 लीटर आपको हम खा रहे हैं और सोच रहे हैं हम दूध पी रहे हैं। न दूध रह गया है, न आपका खाना रह गया है, न आपकी सब्जियां रह गई है, तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि कम से कम अपने खेत को, 1 एकड़ खेत को, आधा एकड़ खेत को, आपके पास जितनी जमीन है उसका एक हिस्सा कम से कम ऐसा रख ले जिसमें अपने लिए तो उसको पैदा कर लें, अपने लिए तो गोबर की खाद से पैदा कर लें, अपने लिए तो स्वस्थ जो फसल चक्र अपना के या आपकी 2 दाल वाली फसलें करके पैदा कर लें। उसको अपने आप तो खाएं, अपने आप तो एक गाय पाल लें, अपने आप तो उसका दूध पिए। और गाय को भी मेरा अनुरोध है कि उसको भी उनको भी, गाय भैंस को भी चारा अच्छा मिलना चाहिए उसी खेत का। नहीं तो पेस्टिसाइड वाला उसको मिलता है तो उसके, ये देखा गया जो आपकी बीएससी थी ना, जो पहले आप डालते थे गेमस्किन जिसे बोलते थे, उसकी हाफ लाइफ 50 ईयर्स है। एक बार खेत में डाल दी 50 साल तक आती रहती है। इकडे ये कशाला एक बार खेत खडखडी इतने ज्यादा घातली? हमारे खराब होते जा रहे हैं, धरती माँ एक दिन ऐसी हो जाएगी कि खाली संडासला गेलो बंजर होता होगी। की? मेरे विचार से ज्यादा समय तो नहीं होय ले रहा हो, हूं मैं देने की। काय हो? हेलो आदरणीय आदरणीय अपने सदस्य हेलो, अपना माइक ऑफ करें क्योंकि आवाज आ रही है। हो, मैं माइक ऑफ करूं? जाएंगे। आवाज आ रही है नहीं? आवाज आ रही है सर। सदस्य आप माइक कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू, आवाज आ रही है?
जी जी आ रही। आवाज हाँ, मैं तो कोई कोई, हाँ, बाकी बाकी किसी का क्वेश्चन होगा मुझे उसमें आंसर देने में नहीं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, यदि आपको स्वस्थ रहना है, एक तो स्वस्थ इंटेक तो होना ही, एक तो सबसे पहले स्वास्थ्य में सबसे पहले जो युवा हमारे आदरणीय विवेकानंद जी ने जो कहा है, मन स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। मन की सोच सही होनी चाहिए। ज्ञान सबसे ज्यादा बड़ा परिष्कारक होता है, एडवर्टाइजमेंट में मन जाना। ज्ञान से यदि मन आपका सही है, उसके लिए आपको सुबह शाम 2 टाइम ईश्वरीय व्यवस्था को ध्यान करना होता है, जिससे आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती है, तीक्ष्ण होती है, वो माइंड आपका शार्प होता है, उसकी याद रखने की कैपेसिटी उसकी बढ़ती है। वो तो सबसे पहले तो वही आता है, उसके बाद आपका खाना आता है। जब आपका मन स्वस्थ रहेगा, मन साउंड होगा, तो वो सही से समझ पाएगा कि हमें क्या इंटेक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो इंटेक करना चाहिए, यदि वो गलत इंटेक हो गया, उसको शरीर से बाहर कैसे निकालना है, उसमें फास्टिंग भी इंक्लूड होगी, उसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूड होगी, पसीने के थ्रू, बाथरूम के थ्रू, सांस के थ्रू। उसको आपको इंटेक भी सही होना चाहिए, और इंटेक के बाद उसका डाइजेशन भी सही होना चाहिए। डाइजेशन सही होने के लिए आपको बिना भूख के नहीं खाना, मैंने पहले ही बताया था। और खेत में जो आप खेत की बातें की हैं, कि खेत में भी आपका यदि पानी हम अच्छा देते हैं, खाद का यदि खाद आपको देना भी है, मैं तो वैसे एकदम विरुद्ध नहीं हूं इसके, अगर देना है तो स्प्रे के रूप में दें। जहां आपका 40 किलो यूरिया लगता है, वहां 2 किलो यूरिया में काम चल जाएगा। जहाँ डीएपी अगर आपको देना भी है, थोड़ी मात्रा में देना। पेस्टिसाइड का खासकर भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वैसे तो बिना गाय भैंस के गोबर के कोई भी किसान यदि कहता है कि मैं खेती करता हूं, पैसा तो कमा सकता है वो इन सब से, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए खेती करता है, वो मैं उसको किसान नहीं कहता हूं जो गाय भैंस नहीं पालता है। हमने क्या किया आजकल, तो किसान ने जब तक वो दूध देती है तब तक रखते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। अरे वो भी आजकल बच्चे पैदा करने उन्होंने इसलिए बंद कर दिए कि जमीन में से सारा खनन तत्वों का हो चुका है। ना उसको जिंक मिलता है, ना फास्फोरस मिलता है, ना पोटास मिलता है खाने में, न आपको मोलिब्डेनम, न क्लोरीन, जो आपके 16 तत्व हैं। आपको यदि एग्रीकल्चर जब भी कोई पढ़ाएगा तो ये कहेगा, अब 16 अब 19 की बात करने लगे, कि कोई भी पौधा अपना जीवन चक्र तब तक पूर्ण नहीं कर सकता, अपने फल फूल बीज तब तक पैदा नहीं कर सकता जब तक कि उसको 16 तत्व नहीं मिलते। आपकी बॉडी को भी 16 से 19 तत्वों की जरूरत है। इसलिए कोई भी खाना आप खाओ, उसमें वो 16 तत्व तो थोड़ी या कम मात्रा में है ही है जो आपको जरूरत है। ये नहीं हम ये खाएं वो खाएं वो खाएं। खाने का डाइजेशन ज्यादा इंप्रूवमेंट है, नो डाउट। मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूं कि आपको जो एसेंशियल प्रोटीन्स है, एसेंशियल फैटी एसिड है, या कार्बोहाइड्रेट्स है, या मिनरल्स है, या विटामिन है, वो सारे मिलने चाहिए। बट उसके लिए उसके इतना पीछे न पड़े। यदि आपका खाना ऑर्गेनिक है, वे सारे थोड़ी कम मात्रा में है ही। डिपेंड करता है, आपका मन शांत है, आपका डाइजेशन पूरा हो रहा है। और डाइजेशन भी छोड़ दीजिए, यदि एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में, यदि आपने खाया और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, खून में नहीं जा रहा, जैसे रस से पहले जो खाते हैं उसका रस बनेगा, मुंह में चबा लेते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है ना आपका, जो कार्बोहाइड्रेट आप समझिए किसान भाई, लेकिन जो अन्न है, अन्न में ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। जो आपके दालें हैं उनमें 25% से 21 से 25% प्रोटीन होती है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो मुंह में ही हजम होना शुरू हो जाता है। टाइलिन जो लार होती है ना, जितना ज्यादा इसलिए कहते हैं क्रश करेंगे, वो लार टाइलिन उसमें मिलने लगती है, तो खाना कार्बोहाइड्रेट वही हजम होना शुरू हो जाता है। जैसे वो पेट में जाता है, वहां प्रोटीन, वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस मिलते हैं, वहां प्रोटीन हजम होती है। जो आपका घी तेल है, जैसे ही वो पेट से बाहर निकलता आंत में जाता है, इमल्सन के रूप में बनता है। इमल्सन क्या होता है, जैसे गर्म पानी में आप तेल डाल दो, घी डाल दो, तैरता रहता है, इस तरह से एब्जोर्ब होता है जाके। वो सारा का सारा खाना मूलतः एब्जोर्ब आपकी आंत में ही होता है। और आंत में हजम करने, जैसे आपके पेट में गैस्ट्रिक जूसेस है, आंत में बहुत से बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल भी हैं। यदि बेनिफिशियल तो है ही ज्यादातर, यदि आप स्वस्थ है तो बेनिफिशियल है, लेकिन जब अस्वस्थ हो जाते हैं तो जो बैक्टीरिया बेनिफिशियल नहीं हानिकारक है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। उसको भी आपको ध्यान रखना है। वो आंत में आपका, जहां पित्त की मैंने बताया था, जहां पित्त होता है, कई बार दस्त लगाने होते हैं, जब आपको खाना नहीं पित्त ज्यादा बनने लगता है तो आपको दस्त से साफ करते हैं उसको। इसके अलावा जो आपका कोलन है, उसके बाद खाना, उसके बाद आंत से खाना कोलन में जाता है, वहां भी दोनों तरह के बैक्टीरिया हैं। यदि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वहां गैस बनाने वाले बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो गैस आपके आंत के अंदर से ऊपर को चढ़ती है, जैसे कोई भी चीज गर्म होती है ऊपर को चढ़ जाती है, आपको कहीं सिर में दर्द हो जाए, कहीं हार्ट पल्पिटेट करने लगेगा। यदि वहां के वो बैक्टीरिया आपके गड़बड़ हो गए, गैस ज्यादा बनने लगी, वहां प्रोबायोटिक बैक्टीरिया नहीं रहे, तो आपको गैस की सारी 70 से 80 बीमारियां, जितनी भी मूलतः जो जड़ है, जड़ को पकड़ने, स्वास्थ्य की कोई युवा की बात हो रही है, युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आपके हार्मोन्स इतने बनते हैं, आप ये सोचते रहे मुझे तो कुछ नहीं होता। आज नहीं होगा तो कल होने लगेगा, यदि आपने अभी से ध्यान नहीं दिया है। मूल में, जड़ में बात की तो काफी है। यदि आपकी गैस बनने लगी तो 70 से 80 बीमारियां, किसी घुटने में दर्द होता है, किसी कमर में दर्द होता है, किसी कंधे में दर्द होता है, किसी
किसी का हार्ट में दर्द हो सकता है। एक ध्यान रहे, केवल एक्सीडेंट को और हार्ट अटैक के दर्द को छोड़ के बॉडी में यदि कहीं भी दर्द होता है, कोई भी दर्द है, तो गैस तो इन्वॉल्व है ही। गैस तो आपके खाने की बन ही रही है, ये आंख बंद करके सोचे ना। एक्सीडेंट के दर्द को मैं नहीं कह रहा हूं, या हार्ट अटैक के दर्द को नहीं कह रहा हूं। बाकी बॉडी में कहीं भी दर्द है, चाहे पीठ में है, चाहे कंधे में है, चाहे घुटने में है, चाहे उंगली में है, चाहे सिर में है, आपका खाना कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस बन रही है। उसके लिए आपको जो देसी तरीका था, पहले आप कोलन साफ करते थे, पस्ती जिसे कहते थे, एनिमा जिसे कहते थे। आजकल तो मॉडर्न साइंस ने भी देखा, मॉडर्न साइंस आजकल क्या कर रही है, जिन लोगों को गैस की बीमारी होती है, जब नहीं कंट्रोल होता, तो स्वस्थ आदमी के स्टूल को लेके, टॉयलेट को लेके, लैट्रिन को लेके घोलते हैं, और जो अस्वस्थ आदमी है उसको बस्ती के द्वारा चढ़ा देते हैं। 6 महीने तक तो वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके बैक्टीरिया गैस बनाने वालों की जगह स्वस्थ आदमी के जो बैक्टीरिया वो चढ़ा दिए गए। ये मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं मैं, केवल उसकी नहीं बात कर रहा हूं। हमारा आयुर्वेद तो है ही है, आयुर्वेद तो इस बात को पहले ही जानता था। यदि गैस बनने लगी तो वो गैस में इसलिए बस्ती देकर साफ कर देता था। मूल जड़ स्वास्थ्य की आपके वात पित्त कफ में ही छिपी हुई है। यदि वो आपका बैलेंस है, आपको नेचर भी देखनी होती है। वो मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा अपने युवा साथियों को, कि जो चक्र है ना, सृष्टि का जो चक्र चल रहा है दिन रात का, इसमें भी वात पित्त कफ होते हैं। 6 से 10 कफ का समय होता है, 10 से 2 पित्त का समय होता है, 2 से 6 वात का समय होता है। 2 से 6 के समय में यदि ऐसी चीजें खाओगे जो गैस बनाती है, तो गैस को सपोर्ट कर देंगे, तो आप बीमार ऐसे ही रहने लगेंगे। जैसे ज्यादा मटर खा लो, मटर गैस बनाती है, या जितनी छिलके वाली चीजें गैस बनाती है, या सेब है दोपहर बाद खा लोगे तो गैस बना सकता है, सुबह खा लोगे तो कोई बात नहीं। ये वात पित्त कफ आपके नेचर में भी है, समय में भी है। ये सुबह 6 से 10, आइसक्रीम मान ले 10 से 2 खा लोगे तो उतना नुकसान नहीं देगी जितना 6 से 10 दे देगी, क्योंकि उस समय कफ का सीजन है। तो ये हर चीज, ये मूल आयुर्वेद को समझना इतना आसान। मैं तो ABCD बता रहा हूँ आयुर्वेद को समझना, या स्वामी रामदेव जी या जो बताते हैं, बालकृष्ण जी बताते हैं, या और बहुत से आयुर्वेदाचार्य बताते हैं। ये भी आयुर्वेद के, मैं तो ये कहता हूँ ABCD ही जानते हैं अभी हम। इतना गहरा ज्ञान इसमें छुपा हुआ है अपने स्वास्थ्य के लिए, आयु का विज्ञान है ये। और उसको हम भूल गए हैं मॉडर्न साइंस के पीछे पढ़ पढ़ के। मॉडर्न साइंस तो वहां तक अभी तक कभी बहुत बहुत दिनों बाद पहुंचेगी। मॉडर्न साइंस के लिए गर्म ठंडा कुछ नहीं होता है। जैसे यदि आपको स्वास्थ्य के रूप में, अगर आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में तो स्पष्ट लिखा गया है, जो आपका त्रिफला होता है ना, 3 फल होते हैं उसमें, हरड़ बेड़ा आंवला, उसको हर 2 महीने में ऋतु के हिसाब से उसमें क्या चीज ये मिला के लेंगे। जैसे आजकल बहुत ठंडी हो रही तो पीपली लेते हैं, और 1 चम्मच अगर त्रिफला ले लिया तो आधा चम्मच पीपली के साथ उसे ले लेंगे। इससे पहले 1 महीना पहले जब कम ठंड थी तो सौंठ से ले लेते। हर 2 महीने में आपका खाना बदलता रहता है। उसका मूल कारण था पेट आपका साफ होता रहता है। पेट में जो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो पेट जब साफ होता रहेगा वो नहीं रहेंगे। इसलिए आजकल मॉडर्न साइंस ने उसी को प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के रूप में लिया है। आपको प्रोबायोटिक दही लेनी होगी। प्रोबायोटिक में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है, वो एसिड बनता है। जो जितने भी ये खाने हैं ना हमारे, चाहे प्रोटीन है चाहे कार्बोहाइड्रेट है, और जो भी जी खाना, आदरणीय। सब्जियों और फलों को छोड़कर, कुछ मीठे फल भी एसिडिक हैं। लेकिन देखिए, हाँ, आदरणीय हाँ मुनीलाल जी, जी, भाई साहब, आदरणीय मुनीलाल जी यादव कोई वार्त रखना चाहते हैं सर, आदरणीय मुख्य अतिथि जी के साथ। आदरणीय स्वागत है। हाँ हाँ हाँ, मुनीलाल जी रखिए, मुनीलाल जी रखिए, मुनीलाल जी रखिए। मैं आप आदरणीय डॉक्टर साहब को पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं। और आप तो एक सागर हैं, और लगता है कि अगर आपको 8 घंटे भी हम सुनते रहेंगे तो भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और मैं चाहूँगा, चूंकि सदन में कई व्यक्तियों के मन में प्रश्न आ रहे हैं, और तो मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय पवन सर जी जुड़े हैं पतंजलि पीठ से, जो हमारे CGM सर हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित कर लेता हूं, दिनेश जी। और इसके बाद हमारे जो भाई बहन है, किसान हैं, जो वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, वो आदरणीय डॉक्टर सवाल करना चाहते हैं। जी नमस्कार। हाँ हाँ, सुप्रभात और बहुत पवन सुंदर। जी, पवन जी को, हाँ, नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ, और आज आपने इस विवेकानंद जयंती का जो एक शुभ अवसर है, उसमें आज आपने भोजन के बारे में जो विस्तारीकरण किया हमारी इस कक्षा में, योगाहार कक्षा में। कई सारे जो आयाम थे, आज हमने आज पहली बार उसके ऊपर बातचीत की है, और आपको इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और आप हमारे कृषि विश्वविद्यालय के छात्र में होते हुए आज अ, यहाँ पर निदेशक के पद पर पहुंचे, इसके लिए भी दिल से गहराई से आपका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं भी कृषि विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। और इस करते हुए
एक बहुत हमें भी प्रेरणा मिलती है कि और आज के ये जो सेशन है ये आज के कंटिन्यू रहेंगे। हम आगे भी आपको इस मंच पर बुलाना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हमें आत्मसात करनी है, क्योंकि हमारा मन अब यंग नहीं रहा, हम थोड़ी सी हमारे उसके आगे चले गए हैं। तो हमें कई बार इस भोजन के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर जो चीजें नहीं बताई गई थी, नहीं सीखी गई, हमने नहीं हम कर पाए, आत्मसात नहीं कर पाए, उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत पड़ती है और उसको बार बार हमें अपने मन में पहुंचाना पड़ता है, तब जा करके उम्र के लिहाज से, मतलब मैं कहना चाहूंगा अनुभव के आधार पर, कि हमें बार बार सुनना पड़ता है, फिर हमारे मन में घुसता है और उसको फिर हम क्रिया में, एक्शन में परिवर्तित करते हैं। तो ऐसा करते हुए हम इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से कई सारी बातों को रिपीट भी करते हैं और वो रिपीट करना मुझे लगता है कि जरूरी भी होता है, क्योंकि कई बार तो हम कोई चीज तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजों पर हमारे भूल बैरियर्स आ जाते जाते हैं। हैं। तो लेयर जो लग गई थी, वो लेयर को निकालने में टाइम लगता है। वो लेयर निकालने का काम में इस योगाहार कार्यक्रम में हम सब लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे उसको एक्शन में परिवर्तित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रयास हमारे साथियों के द्वारा नियमित रूप से किए जा रहे हैं। सभी किसान साथी, वैज्ञानिक जो भी जुड़े हुए हैं, सबके द्वारा इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये प्रयास जब समन्वित होंगे, जब ये इनकी शक्ति एक साथ बढ़ेगी, तो हमें फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा हमारा मानना है। तो हमारे बहुत सारे साथियों के बहुत सारे अभिनव प्रयास इस मंच के माध्यम से साझा होते हैं और साझा होने के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान, जो डिस्कशन है, वो भी हमें लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डिस्कशन के हम क्लैरिटी पर नहीं पहुंचते हैं। हमें धीरे धीरे क्लैरिटी पर पहुंचने के लिए और अपने मन की जो लेयर्स जो छिपी है, जो लेप लग गया है, वो लेप को हटाना है। और छोटी छोटी बातों को कई बार जब हम बार बार उसको दोहराएंगे, उस पर चर्चा करेंगे, और इस ऑनलाइन फोरम के माध्यम से भी और वैसे भी जब भी ऐसा अवसर मिलता है, ऐसे हम अपने दोस्तों, मित्रों जो कि इसी विचारधारा के हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं। इस फोरम के अलावा भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड होता है, तो उसमें हम निश्चित रूप से आगे बढ़ने की, हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसा करते हुए हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आपके विचार आज आपने दिए, तथ्यात्मक विचार वो हैं, पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो हमारे कलर्स के साथ जो आपने बताया और जो ऑयल्स के साथ जो हमारा खिलवाड़ हो रहा है, उसको हमें परिवर्तित करने के उसके सरल तरीके, सस्ते तरीके ढूंढने हैं, और जो कि जनमानस के जो जनमानस के दिमाग में जल्दी से घुसे और उसको वो एक्शन में परिवर्तित करें। इस एक्शन की तरफ बढ़ने के लिए और इस तरह से हमें प्रेरित करने के लिए मैं आज आपका अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही आज के हमारे जो हमारी योग शिक्षिका रही मिथिलेश जी, वो तीनों भी आई हैं। पवन जी, उनका भी आपका बहुत आईडी बहुत नंबर, आप अपना आईडी नंबर बता दें क्या? 12938 83। 1293। आप वो जूनियर है, मैं दो पवन मेरे से सीनियर भी थे, इसलिए मैं सोच रहा था कहीं मेरा सीनियर हो। ठीक ठीक, मेरा नहीं नहीं डबल नहीं एट नहीं, फोर हम वन आपसे जूनियर है। हैं। जी जी, हम तो आपसे आपसे तो जूनियर हैं। अच्छा अच्छा, 83, ठीक। 83 का बैच है। नहीं ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी आप अच्छा काम कर रहे हो, आप करते रहो। मैं तो इसे दिनेश ने कहा तो इसने भी बताया पंतनगर का था, तो इसलिए मेरा आयुर्वेद में काफी इंटरेस्ट है और मैं इसको पिछले 24-25 साल से फॉलो कर रहा हूँ और उसको लागू करके मैंने कोई टैबलेट नहीं लिया, अदरवाइज मैं बहुत बीमार रहता था पहले। जी जी, बहुत यदि सुंदर। हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से दवाओं से दूर रह सकते हैं। तो इसका नमक का भी जरूर आप इनको बताना जो सुन रहे हैं यार। घी तेल तो है बिल्कुल। ही, घी और जी कलर्स, घी तेल और नमक भी जो है आपका, ये एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं लेना है। ठीक, ओके। मुझे अब समय नहीं, देंगे, हम इसके ऊपर मैं नियमित निकलना रूप से चाहता हूँ, मेरे पिताजी थोड़े से उसके वो है। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन आंसर जब भी होंगे, आप मुझे सुरपुर या जैसे भी आप कॉल कर सकते हैं कोई। जी जी, अगली बार आपको फिर से हेलो। आएंगे, आपके साथ फिर से चर्चा होगी। अभी बहुत सारे हमारे साथियों के बीच में प्रश्न रहे हैं, तो उनको हम धीरे धीरे करके आज कवर क्वेश्चन हो गए, करेंगे। क्वेश्चन आंसर आप भी चल आपका सकते हैं, स्वागत है। उसमें आप कोई दो राय नहीं। हाँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप फ्री हैं। आप प्लीज, हमारी इसकी वजह से आप रुकिए मत, आप पिताजी को जरूर आगे जो वो है उनको ले आप करिए।
प्रस्थान कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू पवन जी, फिर मिलते हैं। ओके दिनेश जी, नमस्कार सबको, नमस्कार मेरा। और आज की इस युवा शक्ति को बहुत बहुत ज्यादा है कि विवेकानंद जी को बहुत गहराई से सुनेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नमस्कार, जी धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय। और आपकी वचनों के साथ ही और जो वार्ता आदरणीय पवन सर जी के साथ रही, मैं डॉक्टर विनय कुमार सर जी से निवेदन करूंगा कि वो हेलो। जी 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 सर। डॉक्टर साहब लेफ्ट हो सुशील गए। शुक्ला सर हैं, डॉक्टर सुशील शुक्ला सर, वो बात करना चाहते जी हैं। जरूर जरूर सर, हाँ हेलो। कृपया। डॉक्टर सुशील शुक्ला सर कई बार हाथ उठा चुके हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। वैज्ञानिक हैं यहाँ, ये CISH मलिहाबाद लखनऊ। सुशील शुक्ला सर का बहुत बहुत स्वागत जी। डॉक्टर सुशील शुक्ला सर, अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आप बात रखें। आदरणीय दिखपाल जी को भी बुला सकते हैं, उनका भी हेड रीच हुआ था। हेलो हेलो, अच्छा, आदरणीय यादव सर आवाज जी आई क्या? आ गई है? हेलो, जी सर, आ रही डॉक्टर साहब। आवाज आ रही ना विनय जी? हाँ, आ रही। अच्छा ठीक, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इससे जोड़ा। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि वैसे तो आप जान ही रहे हैं कि आजकल प्राकृतिक खेती पर हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पर। और आजकल धीरे धीरे जैविक प्राकृतिक के माध्यम से हम लोग योगा आहार को ही पुष्ट कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा इससे। और हो सकता है भविष्य में कुछ हम आप लोगों के हिसाब से भी कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर सके, आपके साथ साझा कर सके, जो सबके लाभ की हों। क्योंकि बहुत अच्छा एरिया है, बहुत अच्छा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काम करना और सबको जोड़ना। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम लोग कुछ और अच्छा कर पाएंगे विनय जी। धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आदरणीय कोई जो आज नए विशेषज्ञ जुड़े हों या अधिकारी जुड़े हों, उनका भी स्वागत। क्योंकि मैं बीच बीच में नेटवर्क से बाहर हो रहा हूं, तो आदरणीय यादव जी से निवेदन है जी। आदरणीय आदरणीय दिखपाल जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय दिखपाल सिंह जी। जी, ओम सदन को प्रणाम। आज स्वामी विवेकानंद, आज मुख्य अतिथि जी का बहुत उत्साहवर्धक उद्बोधन रहा और काफ़ी जानकारियाँ मिली, जिससे लाभ हमें लाभ प्राप्त हुआ और सभी किसान भाइयों को लाभ प्राप्त हुआ। और स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। इस अवसर पर उन्हीं के चंद वाक्यों को याद करते हैं। उठो और चलो, और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। इसी प्रकार से हम जब जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें जब तक अपने लक्ष्य की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं होती है, तो सभी किसान भाइयों को इस ओर तब तक चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और मेरे मुख्य अतिथि जी चले गए, उनसे एक क्वेश्चन था कि जिस तरीके से एक समय पर रिफाइंड का भारी मात्रा में यूज हो रहा था, उसी प्रकार आजकल राइस बॉन्ड चल रहा है। तो राइस बॉन्ड आजकल ज्यादातर घरों में देखने को है कि राइस बॉन्ड से नुकसान नहीं है, वो ज्यादातर यूज हो रहा है। तो उसका क्या लाभ है? क्या वो भी रिफाइंड की तरह है? क्योंकि राइस बॉन्ड का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा था, इसके बारे में जानना चाह रहा कि वो ऑयल क्या लाभ, कितना लाभदायक है। भाई इतना क्वेश्चन था, धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर सारो जी सर। आदरणीय डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है, वो अनम्यूट करके मार्गदर्शन दे सकते हैं। शायद डॉक्टर साहब लेफ्ट हो गए हैं। आदरणीय दिनेश जी। जी सर, जी सर। शायद आदरणीय डॉक्टर साहब लेफ्ट हो गए हैं। जी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो लेफ्ट हो गए हैं, उन्हें किसी कार्य से जाना था। अब तो जी आ, सदन में संवाद के लिए आगे चर्चा कर सकते हैं आप। अ,
मैं आदरणीय दिनेश जी आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप अपनी बात सदन में रखें। कि आप भी लेफ्ट हो गए हैं। चलिए, मैं सदन में आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी उपस्थित हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जी ओम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी हमको नमक और तेल का इसका छोड़ना है, और बहुत सारी चीजें हैं कि जो अभी जैसे पाम ऑयल का जो एडल्ट्रेशन हो रहा है उसके विषय में कुछ प्रश्न थे, लेकिन डॉक्टर साहब को अचानक जाना पड़ा, तो इस चर्चा को गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो कल जारी रखें। कुछ प्रश्न थे जो उन्हीं से पूछने थे मुझे। जी जरूर, कल जारी रखेंगे। और शरद वर्मा जी का हमारे सदन में कुछ जी उमाशंकर जी उमाशंकर जी आप अपनी बात रख सकते हैं। गाँव को सत सत नमन बंदन। आज का बाहर का क्लास बहुत अच्छा रहा और आज चीफ गेस्ट का उद्बोधन बहुत क्या जो अपने प्रकृति को भूल गए हैं, खास करके जो तीसी का तेल था पहले हम लोग यूज करते थे घरों में, तो और उस तरीके से बहकावा दे दिया गया कि सरसों का तेल और रिफाइंड वाले पर, तो इसमें इतना आवाज कट रही है। 200 किलो ले करके तेल फिरवा करके और घर में यूज कर रहे हैं। तो जिस चीज में जितना चिपचिपाहट होगा, हाथ में टच करने से लसी होगा, और ये रिफाइंड बिल्कुल पतला होता है, उतने जल करके उसकी जो हानिकारक होती है। मगर जो राइस ब्रांड है उसमें थोड़ा सा चिपचिपाहट है, तो खाने में थोड़ा सा और यूज करने में फायदेमंद है। और कल उसे और बारे में पूछ लिया जाएगा। और तीसी के तेल और तीसी के जो फाइबर वाला जो सर ने बताया वो तो हमने यूज किया, उसका काफी हद तक बहुत लाभ है और उसके फायदे हो रहा है, खास करके ज्वाइंट दर्द, गठिया, और इसमें जिस तरीके से मेथी के लड्डू और तीसी के लड्डू अभी सर्दियों में हम लोग बना करके पहले यूज करते थे, आजकल चलन खत्म हो गया है। तो इस सब चीजें जो जितने भी चीफ गेस्ट जी ने जो बताया वो हमारे बिल्कुल लागू है और उसको अमल करना चाहिए। और इनका हम सोच रहे थे कि कल भी सेशन रहे ताकि सभी लोग अपना क्वेश्चन आंसर पूछ सकें और उसका लाभ उठा सकें। ऐसे ऐसे बातों से साथ अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर जी। और प्रयास करेंगे कि कल हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय कल जुड़े तो सबके सवालों का जवाब हो। आदरणीय हमारे शरद वर्मा जी को खांसी आ रही है और हल्का हल्का सा उनको ठंडी लगी, खेत में चले गए रात में। खांसी का क्या उपाय है? जो खांसी आ रही है तो खांसी के लिए कैसे, सूखी खांसी कैसे ठीक हो सकती है? भगवान दास कुशवाहा जी जुड़े हैं, पतंजलि पीठ में हैं आजकल वो, तो आप मेरी अगर आवाज़ पहुंच रही हो आप तक तो आप उपाय बताने का कष्ट करें। पहुंच रही है? इटारसी से जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज़ आप पहुंच रही है? सर खांसी के लिए सर बीच में आ गया है समाज, खांसी के लिए 2 नेटवर्क प्रॉब्लम है। स्वामी विवेकानंद जी, उमाशंकर जी, खांसी के सिर्फ खांसी के लिए हम बता रहे थे कि हमने यूज किया हुआ है। जब भी खांसी आए थोड़ा सा 2 या 3 गोलकी जो मुंह में डाल करके थोड़ा सा गुड़ लेकर के रखेंगे तो खांसी उसमें तत्काल बंद हो जाएगा और इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। क्या डालना है, क्या डालना है? मरीच, मरीच जिसको गोलकी बोलते हैं ना, 2-3 गोलकी को मुंह में डाल करके उसको फोड़ कर नहीं रखना, उसको चूसते रहना है, वो अपने आप फूल जाएगा, उसका लार उसको चूसते रहना है और साथ में थोड़ा सा गुड़ रहेगा, मीठा रहेगा, तो बहुत लाभ मिलेगा और इस तरीके से वो उसको खांसी आएगा नहीं। क्योंकि सर हमने एक बार हाई एल्टी में बहुत मेरे को खांसी हो गया था, कितना दवा किया ठीक नहीं हो रहा था, तो हमारे लांगरी जो थे हरियाणा के, उन्होंने मरीच दिया, बोला ये लो इसको मुंह में हरदम डाल करके रखो, तो 2-2, 3-3 हरदम डाल करके रख
फेंकते रहा उसको, वो फूल करके उसका रस चूसते रहा, उससे हमको बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया और बिल्कुल उजड़ से ठीक हो गया खांसी। एम्बुलेंस क्या होता है? गोलकी, जिसको मरीच नहीं होते बोलते, गोलकी जिसको बोलते हैं, काली मिर्च। काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिरी, हाँ काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिरी, हाँ मिरी। काली मिर्च। काली मिर्च को मुंह में डाल के चूसना है। जी 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 जी। गोल मिर्च। साथ में थोड़ा गुड़ का छोटी थैली रहे तो वो बहुत बेटर रहेगा। हमारे आदरणीय विनय, हेलो जी स्वागत है आपका। जी, हेलो जी आदरणीय डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। हेलो जी बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आज डॉक्टर साहब हम बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर सुशील शुक्ला सर, ये प्राकृतिक खेती पे अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग मिल के थोड़ा शुरुआत किया गया है। अब डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे जो भी थोड़ा सा इसके बारे में, जो आज खाने की बात हो रही है। आप फल के विशेषज्ञ हैं, फलों पे कैसे हम पेस्टिसाइड कम कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे डॉक्टर साहब। आदरणीय विनय कुमार जी, डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा निवेदन है कि डॉक्टर साहब को आगे सुन लिया जाए, क्योंकि अभी तो मात्र जो है 10 मिनट है। अगर इतने में अगर उनका मार्गदर्शन मिल जाएगा तो उचित है, वरना एक दिन उनके लिए पूरा दे दें तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, 2 मिनट देखें तो कुछ बोल रहे हैं। स्वागत है। माइक ऑन कर लें, माइक ऑन करें डॉक्टर साहब। माइक ऑन नहीं है सुशील सर आपका। माइक ऑन कर लें डॉक्टर साहब, माइक अनम्यूट कर लें। हाँ ठीक डॉक्टर साहब जी। मैं ये कह रहा था, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक खेती पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है, इसके सब विस्तृत एक दिन रख सकते हैं जिसके बारे में बताया जा सकता है। और जैसा कि आप जो है रसायन मतलब विहीन विधियां प्रयोग कर रहे हैं, जो कि विशेष रूप से कीड़ों के प्रबंधन के लिए वो किसानों के बड़े काम की हैं, जिन पर आप अभी बता सकते हैं। नहीं तो हम एक दिन पूरा का पूरा टॉपिक रख सकते हैं जिसमें कि हम अपने आसपास का जितना जैविक कचरा प्रबंधन है, पॉलीथीन, प्लास्टिक, या जो जिस तरह से खरपतवारों का प्रयोग है, या जिस तरह से हम बागवानी में कैसे हम बिना किसी रसायन या बिना किसी पेस्टिसाइड के प्रयोग के बहुत सफलतापूर्वक आम, अमरूद, आंवला, बेल आदि की खेती कर रहे हैं, उन चीज़ों को भी हम किसानों के साथ साझा कर सकते हैं और विस्तृत चर्चा हो सकती है। आज अगर 5-10 मिनट में मैं यही बता सकता हूँ कि हमारा एक केंद्र है और यहीं पर तेलीबाग के पास लखनऊ में, जो कि रायबरेली रोड पर, जिसमें कि हम लोग ये करीब 10 हेक्टेयर, करीब 25 एकड़ जमीन में हम लोगों के सारे बाग हैं, सब्जियां भी हैं, जिनमें कि हम बिना किसी 5 गाय रखे हुए हैं और वहां पर उन्हीं गाय के गोबर, गोमूत्र सब प्रयोग करके सारा का सारा पूरा फार्म का प्रबंध करके सब उसी से हम प्रबंधित करते हैं। कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं होता, बहुत सफलतापूर्वक धीरे धीरे बहुत ये आप समझ लीजिए कि कीड़ों के साथ भी मित्रता जैसी हो गई है। जरूरी नहीं है कीड़ों को मारा ही जाए, उसके कई तरीके हैं जिससे कि कीड़ों के जो दुष्प्रभाव को हम पूर्ण रूप में निष्प्रभावी कर सकते हैं। यही सब प्रयोग करके, जैसा कि बताया जाता है, कई पेड़ों में हम मल्चिंग करते हैं जिससे हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पानी की बचत होती है, जीवामृत का प्रयोग करते हैं, अमृत पानी का प्रयोग करते हैं, और इसी के साथ वर्मीवाश बनाते हैं, जो केंचुओं को हम एक ड्रम में रख के उसको बना लेते हैं तो उसका भी स्प्रे करते हैं। यहाँ तक कि गोमूत्र जो है वो भी आप एनपीके का स्प्रे करते हैं, जो केमिकल में यूज होता है, और बल्कि गोमूत्र मतलब 1-2 बल्कि कई सारे पोषक तत्व तो उसमें है जो हमारी फसल को देते हैं। इस तरह से जब कीड़े मकोड़ों की समस्या आती है तो हम नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पानी अर्क है, जो दुनिया भर के खरपतवार जो आसपास उगते हुए देखे जाते हैं, उन सबका प्रयोग करके बड़े आसानी से हम कीटनाशी बना लेते हैं और उनका भी बहुत अच्छा असर मिला है। नीम का तेल का भी स्प्रे हम लोग करते हैं, और जरूरी नहीं नीम का तेल मान लो महंगा है तो निबोली से ही उसका अर्क निकाल के बड़े आसानी से उसका भी मदद मिलती है। और जो आपकी विधियां हैं जिसमें कि ग्लू ट्रैप है, सोलर ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, मतलब हम ऐसी विधियों से बड़ी आसानी से कीड़ों का भी प्रबंधन कर लेते हैं। मूल समस्या तो कीड़ों की ही है। जब हम जैविक खेती या मतलब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इन सब चीजों पर काम करने से पता चलता है कि हम लोग बड़े आसानी से
प्रबंधित कर सकते हैं तो हम समझते हैं जितना किसानों के बीच में ये बात फैलेगी और लोग अपने अनुभव भी इसमें साझा करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा होगा। और इसके बारे में कभी विस्तृत चर्चा हम कैसे बनाएं, क्या करें, कब करें, वो सब चीजें हम कभी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। विनय वर्मा जी, आप चाहें तो थोड़ा सा जो ट्रैप्स है उनके जी बारे में कुछ बता देंगे तो अच्छा रहेगा आज के समय जी को देखते हुए। जी धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। सबसे पहली चीज है, हमारी सबकी समस्या है कीड़ा और बीमारी। और हम लोग जो दशपर्णी है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये का थोड़ा सा मेहनत का काम है। इससे पहले हमारे पास आसान उपाय हैं जो यांत्रिक उपाय हैं, और उनको अगर हम अपना ले तो हमारी लगभग 80% समस्या इसी से खत्म हो जाती है। जो लाइट ट्रैप, जो है सोलर लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, नीली पीली पन्नियां हैं जो गोंद लगी बाजार में उपलब्ध, स्टिकी स्ट्रिप कहते हैं, वो ऑनलाइन मिल जाती हैं। और ये जो ट्राइकोडर्मा बिवेरिया हमारा जो है सरकारी बीज भंडार भी मिल जाता है, सस्ता है, 100 रुपए का है। वो 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दिया जाता है। जमीन में भूमि शोधन के लिए उनको हम उपयोग कर लेते हैं। ये बहुत आसान उपाय है। नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र बहुत कठिन काम है, वो बाद की प्रक्रिया में अपनावे किसान, और वो महंगी प्रक्रिया है, लेबोरियस है, मगर ये बहुत सस्ती है, बहुत आसान है। खेत में एक लाइट ट्रैप लगा दे, कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं लगना, बहुत सस्ता। जहाँ लाइट हो बल्ब लटका देना, तसले में एक पानी रख देना है, फसल से 1-1.5 फीट ऊपर लगाना है। ये नीली पीली पन्नियां 1 एकड़ में 5 लगा देना, उससे ये पता चलता है कि मेरे खेत में कीड़ा और है कि नहीं है। हमको मॉनिटरिंग के लिए पहले जरूरत है, हमें पता ही नहीं लगता हम अनावश्यक क्यों डालें नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र, वो तो मैं बाद में डालूं जब मुझको पता लग जाए। ये मॉनिटरिंग वाले पहले हम वो अपनावें। जैसे फेरोमोन ट्रैप है, उसको भी अगर हम 1 एकड़ में 1 लगा दें, जिस स्पेसिफिक कीड़े के लिए अलग अलग लेयर होता है, वो लगा दें तो हमको पता चलेगा मेरे खेत में है कि नहीं है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अगर हमको स्वस्थ आहार खाना है और जैविक खाना है, बगैर कीटनाशक रहित खाना है, तो ये यांत्रिक उपाय पहले अपनावें। उसके बाद ये जो थोड़ी कठिन प्रक्रिया है उसको भी अपनावें जब हमारा इनसे न नियंत्रण हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत महत्वपूर्ण आपका मार्गदर्शन और सबका मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि आदरणीय सुशील शुक्ला जी को एक दिन हम जरूर सुने और पूरे विषय के साथ सुने, हमारे किसान भाई भी सवाल कर सके ताकि समय रहते हुए, और जब दोनों तरफ से संवाद होता है तो समस्याओं का समाधान होता है। आदरणीय ओमकार नाथ जी, आप कुछ पूछना चाहते, कुछ कहना चाहते तो आप सादर आमंत्रित थे, आप आए, अनम्यूट कर लें। जी ओमकार नाथ जी। जी धन्यवाद आपको। इसमें आज जो चर्चा चल रहा था, जैसे कि मनुष्य में कि पोषक तत्वों के बारे में कि क्या क्या उनको जरूरत है, इजी मोड में ये होना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन पोषक तत्वों की कमी है और इसकी पहचान कैसे करें। ये बहुत बड़ी चीज है कि जब तक हम पता नहीं चल पाता है कि हमारे अंदर में कौन पोषक तत्व की कमी है, तो फिर उसकी सप्लीमेंट हम कैसे करें। तो एक ऑर्गेनिक की बात तो हो रही है कि ऑर्गेनिक हमको खाना है, लेकिन एक होना चाहिए कि हमें शरीर में कौन पोषक तत्व कमी है और उसका समाधान कैसे हो। अगर इजी मोड में हो जाता है तो फिर हमको अपनी बीमारी पर कंट्रोल करने में फिर आसानी हो जाएगी। तो हमारे विशेषज्ञ महोदय से निवेदन है कि इस विषय पर कुछ ऐसी पुस्तिका अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो हम लोग किसानों के लिए एक उपलब्ध हो जाए कि हम अपने पोषक तत्वों की पहचान करें शरीर में, और उसकी पूर्ति किन किन की चीजों से अपने घरेलू उपाय में हम कर सकते हैं, इसका भी एक उसमें होना चाहिए। ताकि हम जैसे हम फसलों में प्रयास करते हैं कि भाई मिट्टी जांच के माध्यम से पता करते हैं कि कौन पोषक तत्व की कमी है, इसके लिए कौन सर के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो रहा है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी की पहचान के लिए। और इस तरह तो फिर उसी तरह से फसल हो चाहे आदमी हो, दोनों में एक इजी मोड में ये हमारे बीच में, किसानों के बीच में एक हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि हम पहचान कर सके और उसकी पूर्ति कर सके। जी धन्यवाद ओंकारनाथ जी, आपने अपना सुझाव दिया है और हमारे विद्वान जन आदरणीय डॉक्टर साहब ने सुना है, और कि अब आज समय लगभग उस पर चल रहा है अंतिम दौर पर। कल इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं, और आज के कार्यक्रम का समापन हम करने के लिए आभार ज्ञापित करेंगे, जैसा कि एक रीति रिवाज है। और हमारे बीच में महत्वपूर्ण विद्वान जन जुड़े हैं। दिनेश जी सेमवाल जी तक मेरी अगर आवाज पहुंच रही हो तो आप जुड़ पा रहे हैं क्या? नहीं जुड़ पा रहे। दिनेश जी नेटवर्क से बाहर हैं, और मैं आदरणीय जी को आमंत्रित करता
चाहता हूँ कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। अगर वो नेटवर्क में हो तो आदरणीय रंजना जी। जी जी जी। सदन में ओम सभी को। और आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। आज के हमारे योगाचार्य बहन ने बहुत सुंदर कक्षा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि का भी उद्बोधन बहुत सुंदर रहा, महत्वपूर्ण चर्चा रही सदन में, तो उनका भी मैं अभिनंदन धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का समापन करते हैं। और आदरणीय नीलाल भैया जी, बहन राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर से भाई, और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर जी, आदरणीय जेपी जी, आदरणीय कुमार बबन सिंह जी, आदरणीय एमएल गौर जी, आदरणीय नीलकंठ सावड़े भैया जी, आदरणीय ओमकारनाथ जी, आदरणीय प्रदीप राजवर्मा जी, आदरणीय बहन प्रणाली मराठे जी, आदरणीय पुण्यकांत समर्थ जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी भैया जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सिद्धू दुर्ग भारत जी, आदरणीय सुशील शुक्ला जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय विनय कुमार जी, आदरणीय विनय मिश्रा जी, और आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग से, और जो भी हमारे योगा से सभी योग शिक्षक जो भी जुड़े हुए साथी थे अन्य, वो भी लेफ्ट हुए, उनका भी मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। और कार्यक्रम समापन करते हैं। कल सुबह योगा क्लास में मिलते हैं 5:30 बजे।